पुस्तक 38 अध्याय 31 एक दूर की यात्रा। अंततः यह महान फ्लेमड्रैगन रियल्म वॉज इवेंट समाप्त हो गया। हेगेमोन और सम्राट सभी एक एक करके चले गए और वास्तेवन एवोल्ड अपनी सामान्य शांति में लौट आया। वास्तेवन पैलेस के भीतर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ, आपको नमस्कार। 10 विश्व स्तरीय साधक उपस्थित थे। उनमें युवा, वृद्ध, एलियन, विशिष्ट जीव रूपी विपत्कामी जीव और यहाँ तक कि एक प्राचीन साधक भी शामिल थे। सभी ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। उनकी निगाहें अदम्य उत्साह से भरी थीं। आखिरकार उनका चयन हो ही गया। ये याद रखना चाहिए कि इस प्रतियोगिता में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी थे जो उन्हीं की तरह प्रतिभाशाली थे। कुछ तो उनसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली थे। आज से तुम सम्राट मिरजनो के मानद शिष्य हो, निंग ने कहा। हमारे गुरु सम्राट मिरजनो बहुत पहले ही फ्लेमड्रैगन लोक से प्रस्थान कर चुके हैं और साहसिक यात्रा पर निकल गए हैं, इसलिए मैं उनकी जगह तुम्हें शिक्षा दूंगा। हालांकि अंततः साधना स्वयं से ही आनी चाहिए, इसलिए मैं तुम में से प्रत्येक को केवल व्यक्तिगत मार्गदर्शन के 10 सत्र ही प्रदान करूंगा। 10 सत्र पूरे होने के बाद मैं तुम्हें तब तक कोई और मार्गदर्शन नहीं दूंगा जब तक तुम डाउ लॉर्ड्स नहीं बन जाते। समझे? समझ गया। हालांकि ये विश्व स्तरीय साधक मन ही मन आश्चर्यचकित थे, फिर भी वे बिल्कुल शांत रहे। वे सभी प्रतिभाशाली और अभिमानी थे। वे आमतौर पर ज्यादातर प्रमुख शक्तियों से इतने प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन वे डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ के प्रति लगभग कट्टर भक्ति से भरे हुए थे। यही कारण था कि उन्होंने उनके शिष्य बनने के लिए इतनी मेहनत की थी। यह निश्चित रूप से सम्राट मिरजनो की वजह से नहीं था। सम्राट मिरजनो के निजी शिष्य बनने का अवसर, न कि केवल मानद शिष्य बनने का, डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ द्वारा व्यक्तिगत रूप से उन्हें निर्देश देने के अवसर जितना आकर्षक नहीं था। 10 सत्र। उन्हें यकीन था कि डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ ने ऐसा क्यों कहा होगा। अच्छा, निंग उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर मुस्कुराया। आप सभी 10 तलवार के दाव में बेहद प्रतिभाशाली हैं। आप में से 3 ने सर्वोच्च दाव को एक साथ मिला दिया है, जबकि बाकी 7 ने कई अलग अलग सर्वोच्च दाव में महारत हासिल कर ली है। मुझे बस आपको कुछ मार्गदर्शन देना है। अंततः संसार डाउ लॉर्ड बनते हुए जीवन और मृत्यु के बीच का रास्ता आप पर ही निर्भर करेगा। शिष्यों के लिए जरूरी नहीं कि वे गुरु द्वारा दी जाने वाली हर चीज सीख सकें। जीवन में आपको उन्हीं सामग्रियों से काम चलाना पड़ता था जिनसे आपको काम चलाना होता था। हर संसार दाव लॉर्ड को अपना दाव खोजना ही था। निंग को लगा कि अगर उनके निजी शिष्यों या कनिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों और कनिष्ठ प्रशिक्षु बहनों में से एक भी ओमेगा दाव के मार्ग पर चल पड़ा तो यह अविश्वसनीय होगा। ज्यादा संभावित परिणाम ये होगा कि उनमें से कोई भी उस मार्ग को नहीं खोज पाएगा। ओमेगा दाव को सिखाया नहीं जा सकता, आपको इसे स्वयं ही खोजना होगा। एक बुद्धिमान शिक्षक होने के नाते निंग जानता था कि वह बस उन्हें उनके मार्ग पर मार्गदर्शन दे सकता है। सौभाग्य से निंग का अपना मार्ग ओमेगा स्वॉर्ड दाव का मार्ग था। उसका दाव एक ऊंचे, मजबूत घर जैसा था और उसका मार्गदर्शन सर्वोत्तम संभव मार्गदर्शन था। ये तलवार की झोपड़ी की दुनिया है। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे 10 काले लूप जो रूनिक रेखाओं से चमक रहे थे उन 10 की ओर उड़ चले। तलवार की झोपड़ी अनगिनत तलवार कलाओं से भरी है। हमारे गुरु सम्राट मिरजनो की हाथसील तलवार कला के अलावा इसमें तलवार के दाव के सभी आधार भी शामिल हैं, निंग ने कहा। दूसरे शब्दों में इसमें उसके अपने ओमेगा दाव के आधार भी शामिल थे। यही कारण था कि उसने ये दावा करने का साहस किया कि इसमें तलवार के दाव के सभी आधार मौजूद हैं। आप स्वॉर्ड शैक में एकांत में प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन आपको बाहरी दुनिया में साहसिक कार्यों के माध्यम से संयमित होना होगा। शायद तब आप समझ पाएंगे और वह रास्ता खोज पाएंगे जो वास्तव में आपका है। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। 10 शिष्य बहुत प्रसन्न हुए। तलवार की झोपड़ी के अंदर सिर्फ तुम्हें ही जाने की इजाजत है। अगर कोई और इसे बांधने की कोशिश करेगा तो अंदर की संपत्ति दुनिया अपने आप नष्ट हो जाएगी, निंग ने कहा। इसलिए तुम्हें इसे किसी और को नहीं देना चाहिए। समझ गया। 10 में से कई लोगों ने सोचा कि केवल एक मूर्ख ही किसी दूसरे को ऐसी चीज देगा। निंग ने फिर से हाथ हिलाया, जिससे कई दाव मोहरें उन 10 की ओर उड़कर आईं। ये दाव मोहरें हैं जिन्हें मैंने खुद गढ़ा है। कुछ तलवार के दाव से जुड़ी हैं, कुछ अंतरिक्ष के दाव से जुड़ी हैं, कुछ समय के दाव से जुड़ी हैं, कुछ हृदय बल से जुड़ी हैं, कुछ कर्म के दाव से जुड़ी हैं। आप में से प्रत्येक के पास कुल 9 मोहरें होंगी और उनकी शक्ति का स्तर अलग अलग होगा। कुछ भागने के लिए हैं, कुछ दुश्मनों को मारने के लिए हैं और कुछ टोही और अन्वेषण के लिए हैं। इनमें से सिर्फ 3 का इस्तेमाल दुश्मनों पर सीधा हमला करने के लिए किया जा सकता है, निंग ने कहा। जब आप साहसिक कार्य पर निकलते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए और अपनी दाव मोहरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आप उन सभी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैं उन्हें आपके लिए यूं ही दोबारा नहीं बनाऊंगा। ये 10 शिष्य बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही वे दंग भी थे। क्या डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ ने इन्हें खुद गढ़ा था? दाव मोहरें बनाना काफी आसान था और कई बड़ी शक्तियां इसे बनाने में सक्षम थीं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि इतनी अविश्वसनीय शक्ति को संग्रहित करने के लिए केवल मूल्यवान सामग्रियों का ही उपयोग किया जा सकता था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि दाव मुहर के निर्माता को उन दाव को समझना था जिन्हें वह प्रत्येक मुहर में डाल रहा था। दूसरे शब्दों में, यदि उनके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ ने उनके लिए इतनी सारी दाव सीलें बनाई तो वह तलवार के दाव, अंतरिक्ष के दाव, समय के दाव, कर्म के दाव और कई अन्य दाव में अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गए होंगे। यहाँ आप में से प्रत्येक के लिए अराजकता अमृत के 100 मिलियन क्यूब हैं। निंग ने अपना हाथ लहराया, जिससे कुछ और भंडारण प्रकार के खजाने बाहर उड़ गए।
यहाँ कुछ उच्च स्तरीय अनंत तलवारें हैं जो तलवार के ताव के बारे में आपकी अपनी विशिष्ट अंतर्दृष्टि के अनुसार बनाई गई हैं। आप में से प्रत्येक के पास 6 तलवारें हो सकती हैं। निंग ने फिर से अपना हाथ हिलाया, जिससे कुल 60 तलवारें 10 की ओर उड़ चलीं। उच्च स्तरीय शाश्वत खजाने। निंग के पास इन चीजों का सचमुच एक पहाड़ था। सच तो ये है कि हर एक हेजमोन के पास उच्च स्तरीय शाश्वत खजानों का ढेर था। निंग ज्यादातर हेजमोन्स से कहीं ज्यादा अमीर था। उसने न सिर्फ कई हेजमोन्स को ब्लैकमेल किया था और हेजमोन विंटरफ्लेम को मार डाला था, बल्कि जेडफायर क्षेत्र में घुसकर उसने खजाने की एक भयानक मात्रा भी जमा कर ली थी। उसके पास कुल 6 ब्रह्मांडीय खजाने थे। अफसोस, उनमें से कोई भी तलवार नहीं थी। मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया है जो मैं दे सकता हूँ और देना चाहिए। तलवारबाजी, दिव्य क्षमताएं, गुप्त विद्याएं, ये सब तुम्हें तलवार की झोपड़ी में मिल जाएंगे, निंग ने कहा। अगर तुम इन्हें कमाना चाहते हो तो तलवार की झोपड़ी में जाओ और उनके लिए लड़ो। अभी जाओ, मैंने तुम्हारे लिए वास्तवन महल में पहले ही जागीरें बना दी हैं। अपना मन शांत करो और कड़ी मेहनत करो। अगर तुम्हारे कोई सवाल हों तो तुम मुझसे मिल सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम में से हर एक के पास सिर्फ 10 मौके होंगे। समझ गया। 10 साथी शिष्य उत्साह से चले गए। क्या ही सौभाग्य है, हम में से प्रत्येक को 100 मिलियन क्यूब दिए गए थे। शायद चौथे चरण के साधारण डाउनलोड्स को अराजकता अमृत के 1 अरब घन देने में दर्द हो, लेकिन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई हिगेमंस को समान मानते हैं। वह बिना पलक झपकाए इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम है। तलवार की झोपड़ी के अंदर एक प्रार्थना चटाई है। जब मेरा प्राइमल ट्विन उस पर बैठा तो उसकी साधना की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। ये चीज अराजकता अमृत के घनों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अपनी जागीरों की ओर यात्रा करते हुए इन 10 साथी शिष्यों को ये पता चलने लगा कि प्रार्थना चटाई कितनी अद्भुत थी। वे सभी इसे देखकर दंग रह गए। ऐसे कई शाश्वत सम्राट होंगे जो इस खजाने से ईर्ष्या करते होंगे। निंग ने अपने 5वें शिष्य बाउंडलेस और छठे शिष्य म्यूज के लिए जो खजाने तैयार किए थे, उनमें से ज्यादातर बाकी 10 शिष्यों को दिए गए खजानों के बराबर ही थे। बस फर्क तलवार की झोपड़ी में था। संसार डाउनलोड बनने से पहले तुम दोनों को मुझसे शिक्षा मांगने के 10 मौके मिलेंगे, निंग ने कहा। इसलिए तुम्हें तलवार की झोपड़ी में कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेना चाहिए। अपने प्रश्नों का समाधान स्वयं करने की पूरी कोशिश करो। अगर तुम्हें लगे कि तुम कोई प्रगति नहीं कर सकते तो मेरे पास आओ। समझ गया। बाउंडलेस और म्यूज अविश्वसनीय रूप से सम्मानजनक थे। अब आप जा सकते हैं, निंग ने निर्देश दिया और दोनों तुरंत आज्ञाकारी होकर चले गए। सभी को अंततः जाते देख पास में ही मौजूद हेगेमोन एंजियोरफाइंड ने अंततः कहा, डार्कनॉर्थ, क्या आपको नहीं लगता कि जब अपने छात्रों को पढ़ाने की बात आती है तो आप थोड़े लापरवाह हो जाते हैं? निंग ने कहा, मैं उनका मार्गदर्शन तो कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा विस्तृत प्रशिक्षण देना असल में उनके विकास में बाधा डालेगा। अगर वे हर बात के लिए मेरे पास आने के बजाय अपने सवालों के जवाब खुद ही पा सकें तो यह उनके लिए कहीं ज्यादा मददगार होगा। इसके अलावा मैंने उनके लिए जो स्वॉर्ड शेक बनाया है उसे आधे शिक्षक के रूप में भी देखा जा सकता है। शायद आप अपने शिष्यों को थोड़ा ज्यादा आंक रहे हैं। उनमें से ज्यादातर ने तो बस कई सर्वोच्च दाव गढ़ लिए हैं और अभी तक उन्हें एक साथ मिला भी नहीं पाए हैं। हर कोई आपकी तरह विलक्षण प्रतिभा वाला नहीं होता, आप जानते ही हैं। एंजियोरफाइंड ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अगर वे प्रगति ही नहीं कर सकते तो वे साधारण जीवन जी सकते हैं। निंग मुस्कुराया। तलवार के ताव के मूल सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को बिना पीछे देखे आगे बढ़ना चाहिए और अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर कोई हमेशा उसे क्या करना चाहिए इस बारे में झिड़कता रहे तो वह एक बड़ी शक्ति कैसे बन सकता है? हालांकि वह उनका गुरु था, फिर भी वह उनके निर्णयों में ज्यादा दखल नहीं दे सकता था। इसके अलावा एक शिक्षक जितना प्रसिद्ध होता उसके छात्रों पर उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होता। उसे सावधान रहना पड़ता था और वह उन्हें जरूरत से ज्यादा मार्गदर्शन नहीं दे सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसके छात्र उस रास्ते से भटक सकते थे जो वास्तव में उनके लिए सबसे उपयुक्त था। निंग के लिए जो रास्ता सबसे अच्छा था, जरूरी नहीं कि वही उसके छात्रों के लिए भी सबसे अच्छा हो। हालांकि उन्हें यूं ही आजादी से घूमने देना भी कोई विकल्प नहीं था। यही वजह थी कि निंग ने तलवार की झोपड़ी बनाने का फैसला किया था, जिसमें उन्होंने तलवार के ताव में अपनाए जा सकने वाले लगभग सभी रास्तों की नींव डाली थी। वह अपने शिष्यों को वह रास्ता चुनने देते थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि निंग लापरवाही से काम कर रहा था, लेकिन असल में उसने अपने चुने हुए शिष्यों को कैसे सिखाना है इस पर बहुत मेहनत और विचार किया था। ये बात उसके निजी शिष्यों और सम्राट मिरजनो की ओर से चुने गए शिष्यों दोनों के लिए सच थी। हाँ, तकनीकी रूप से वह सिर्फ उनका वरिष्ठ शिष्य भाई था, लेकिन वास्तव में वह उनके गुरु के समान था। यही कारण था कि निंग ने उनके लिए विभिन्न प्रकार की दाव मोहरें बनाने में इतनी मेहनत की थी, जो उन्हें हर तरह की अजीबोगरीब परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त थीं। ये उन साहसिक कारनामों के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा थीं जिनमें विश्व स्तरीय साधक शामिल होते थे। इन सभी शिष्यों को स्वीकार करने के बाद निंग ने फ्लेमविंग, एंजियोरफाइंड और व्हाइट थॉ को एक बार फिर फ्लेमड्रैगन रियल्म्स से विदा होने के लिए प्रेरित किया। इस बार वे 16 रियल्म्स गठबंधन के दायरे से बाहर एक बहुत लंबी यात्रा पर जाने वाले थे। उसके शिष्यों के बारे में क्या? निंग का अवतार स्थायी रूप से वास्तेवेन पैलेस में रहेगा और फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में होने वाली हर घटना पर नजर रखेगा। इस प्रकार वह शिष्यों को शिक्षा और मार्गदर्शन भी दे सकेगा। फुस
साम्राज्य अंतहीन महाअंधकार में आगे बढ़ता रहा। साम्राज्य के अंदर एंजियोरफिएंट और फ्लेमविंग खाने के समुद्र में डूबे हुए थे, जबकि व्हाइट थॉर चुपचाप निंग की रखवाली कर रहा था। निंग बदले में एक जेड स्लिप पकड़े हुए सोच में डूबा हुआ था। रिंसलॉर्ड विंडग्रेस ने उसे ये पर्ची दी थी और इसमें उस खतरनाक स्थान के बारे में सारी जानकारी शामिल थी जिसे वह देखने वाला था। आइसविंड सागर, निंग ने मन ही मन सोचा। आइसविंड सागर एक ऐसी जगह थी जिसकी खोज रिंसलॉर्ड विंडग्रेस और उसके साथियों ने पहले भी की थी और उन्होंने ही यह नाम चुना था। बर्फीले समुद्र को एक ही शब्द में बयां किया जा सकता है, ठंडा। लेकिन यह एक ऐसी जगह थी जिसने कई अग्नि संरेखित खजानों को जन्म दिया था, जिनमें से एक था दाउमज अग्नि बादल फूल। निंग के लिए भी यही वह खजाना था जिसकी वह सबसे ज्यादा कद्र करता था। पुस्तक 38, अध्याय 32, बर्फीला समुद्र। रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस और उनके साथी पहले भी आइसविंड सागर में जा चुके हैं और वहां उनका सामना एक सोर्सवॉकर से हुआ था जिसकी शक्ति अदरवर्ल्ड लॉर्ड के स्तर की थी। जी, निंग ने सिर हिलाया। हमारे नियंत्रण के दायरे में। हालांकि वह मेरी और एजियोरफाइंड की पहुंच से बाहर है, लेकिन जब तक हमारे पास फ्लेमविंग है हम उससे आसानी से निपट सकते हैं। हालांकि ये सोर्सवॉकर आइसविंड सागर में रह चुका है और अपने स्थानीय परिवेश का उपयोग करने में सक्षम है। इससे निपटना काफी मुश्किल होगा। हमें सावधान रहना होगा। अगर हम इसे अचानक पकड़ लेंगे और घात लगाकर हमला करेंगे तो मैं और एजियोरफाइंड दोनों ही मर जाएंगे, निंग ने सोचा। ये क्षेत्रयान अंततः सुदूर आइसविंड सागर तक पहुंचने से पहले 5 लाख वर्षों से अधिक समय तक अंतरिक्ष समय में घूमता रहा। कितना सुंदर! निंग, एजियोरफाइंड, व्हाइट थॉर और फ्लेमविंग उस दायरे में खड़े होकर बाहर के सुंदर दृश्यों को आश्चर्य से देख रहे थे। अनंत महाअंधकार में सिर्फ अंधकार ही अंधकार होना चाहिए था। यह एक खाली, सुनसान जगह थी जहां रोशनी का नामोनिशान तक नहीं था। लेकिन अब उनके सामने एक विशाल, चांदी सा सफेद भंवर सा प्रकट हो गया था। पूरे क्षेत्र में एक भयंकर, बर्फीली आंधी चल रही थी जिसने अपने चारों ओर एक अकल्पनीय आकार का बर्फीला भंवर बना दिया था। हालांकि निंग का समूह इसे नंगी आंखों से देख पा रहा था, फिर भी वे वास्तव में इससे बहुत दूर थे। इस भंवर का आकार किसी पूरे भूभाग के बराबर रहा होगा। बर्फीला समुद्र, निंग ने धीरे से कहा। ठंडी ऊर्जा का कितना विशाल सागर है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो इस क्षेत्र के चारों ओर अनंत मात्रा में बर्फीली ऊर्जा जमा हो गई हो, अजूरफिएंड ने विस्मय से आह भरते हुए कहा। हालांकि मैंने कई लोक विश्वों का दौरा किया है और कई खतरनाक जगहें देखी हैं, लेकिन ये सचमुच पहली बार है जब मैंने ठंडी ऊर्जा का इतना विशाल समूह देखा है। निंग ने सहमति जताते हुए कहा। सामान्य लोक बिजली, हवा, प्रकाश, अंधकार और अन्य सभी प्रकार की ऊर्जाओं से भरे होते हैं, इसीलिए जीवन फल फूल पाता है और जड़ें जमा पाता है। इसके अलावा ऊर्जा की विभिन्न धाराएं काफी शांत और ज्यादा उत्तेजित नहीं होंगी, लेकिन यहाँ की ठंडी ऊर्जा ने एक पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। हम फ्लेमड्रैगन लोक से सारी ठंडी ऊर्जा निकालकर यहाँ रख दें तो भी यह इतनी सघन नहीं होगी। कमजोर शाश्वत सम्राट शायद जमकर मर जाएंगे, एजियोरफिएंड ने हंसते हुए कहा। यही कारण है कि इतनी बर्फबारी से भरी यह जगह इतने सारे अकल्पनीय खजानों को जन्म देने में सक्षम है। तुलनात्मक रूप से रियल्मवर्स काफी सादे और साधारण हैं, यानी वे वास्तव में उल्लेखनीय खजानों को जन्म देने में असमर्थ हैं। मुझे ये जगह पसंद नहीं है, पास में बैठे फ्लेमविंग ने बुदबुदाया। निंग ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं दाउमज फायर क्लाउड फूल की कटाई कर लूंगा, उसके तुरंत बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। फुस, रियलमशिप ने छोटी दूरी के युद्धाभ्यास शुरू कर दिए। जल्द ही वह आइसविंड सागर की सीमा पर पहुंच गया। वार 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 वार। प्रचंड हवा रियलमशिप पर गरज रही थी, मानो बर्फीले चाकुओं से बनी हो। रियलमशिप अपनी सर्वोत्तम स्थिति में थी और इसलिए हमलों को आसानी से झेलने में सक्षम थी, लेकिन उसका उड़ान पथ थोड़ा टेढ़ा हो गया था। ये हवा बहुत शक्तिशाली है, एजियोरफिएंड ने बड़बड़ाया। निंग ने कहा, हमने इस जेड स्लिप से बहुत पहले ही सीख लिया था कि यदि हम आइसविंड सागर के अंदर महाद्वीप तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें इस तूफानी परत से गुजरना होगा। आइसविंड सागर को समुद्र कहा जाता था, लेकिन वह वास्तव में समुद्र नहीं था। ये वास्तव में एक अत्यंत विशाल हिमखंड था जिसने प्राकृतिक रूप से अराजकता ब्रह्मांड की समस्त शीत ऊर्जा को एक अत्यंत विशाल क्षेत्र में आकर्षित कर लिया था। यही कारण था कि इसके चारों ओर इतना भयानक भंवर उत्पन्न हो गया था। ये भयानक भंवर कमजोर शाश्वत सम्राटों को भी मार डालने में सक्षम था। इस प्रकार का चरम वातावरण सामान्य जीवों के प्रवेश या रहने के लिए अत्यंत दुर्गम था। केवल हेगेमन्स और अदरवर्ल्ड लॉर्ड्स और उनके स्तर पर या उससे ऊपर की अन्य प्रमुख शक्तियां ही इस तरह की जगह में प्रवेश करने का साहस कर सकती हैं। टेम्पेस्ट परत के भीतर स्पेस-टाइम के जरिए टेलीपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं था। एकमात्र विकल्प धीरे धीरे उसमें से उड़ना था। निंग के नियंत्रण में हवा के साथ अंदर की ओर बढ़ते हुए क्षेत्र धीरे धीरे स्थिर हो गया। पवन और बिजली के दांव पर निंग की महारत के कारण क्षेत्र आगे बढ़ते हुए अपनी अविश्वसनीय गति बनाए रखने में सक्षम था। दुर्भाग्य से तूफान की परत इतनी विशाल थी कि उसे पार करने में समय लग सकता था। वे 90,000 वर्षों तक पूरी गति से उड़ते रहे। देखो, आगे एक ग्रह है, एजियोरफिएंड ने पुकारा। ग्रह? फ्लेमविंग ने मुड़कर देखा, फिर मुस्कुराया। यह कोई ग्रह नहीं है, ये तो बस बर्फ का एक टुकड़ा है। दरअसल यह अरबों किलोमीटर व्यास का एक बर्फ का टुकड़ा था जो तेज रफ्तार से तूफान की परत से गुजर रहा था। चलो आगे बढ़कर देखते हैं। रिंसलॉर्ड विंडग्रेस के रिकॉर्ड के अनुसार ये ग्रह आकार के बर्फ के टुकड़े मुख्य विंसी महाद्वीप से टूटकर अलग हुए हैं और अक्सर इनके भीतर अद्भुत खजाने छिपे होते हैं। निंग मुस्कुराया। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद हमें एक दाउमज अग्नि बादल फल भी मिल जाए।
निंग और बाकी लोग काफी धैर्यवान थे। अगर वे दाउमज अग्नि बादल फल की तलाश में कुछ दर्जन अराजकता चक्र भी लगा दें तो भी सब ठीक रहेगा। गड़गड़ाहट। जैसे ही वह क्षेत्र करीब आया, अचानक अराजक शक्ति की एक लहर उस क्षेत्र में फैल गई, जिससे वह कांप उठा। निंग को लगभग 1 घंटा लग गया इससे पहले कि वे आखिरकार बर्फीले ग्रह पर सफलतापूर्वक उतर पाते। इस बर्फीले ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था जो बाहर के तूफानों को पीछे धकेल देता था। नतीजतन ग्रह की सतह पर सब कुछ बिल्कुल शांत था। वाह, आखिरकार हम बाहर निकल ही गए। एजोर फाइंड काफी उत्साहित होकर उड़ गया। निंग ने अपना साम्राज्य हटा दिया और फिर नीचे उतर आया। ये दुनिया सिर्फ बर्फ की थी, यहाँ तक कि जमीन भी ठोस बर्फ थी। बर्फ। निंग ने लापरवाही से जमीन की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे उसके पंजे जैसी परछाई बर्फीली जमीन पर फैल गई। वह जबरदस्ती उसका एक टुकड़ा फाड़ना चाहता था, लेकिन नतीजा सिर्फ एक खटखट की आवाज के रूप में निकला और बर्फ पर कुछ खरोंचे पड़ गईं। क्या यह इतना मुश्किल है? निंग हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसने अपनी उंगली हिलाई, जिससे तलवार की रोशनी की एक किरण निकली और जमीन में एक बड़ा सा छेद कर दिया, जिससे बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकल आया। फिर बर्फ सीधे निंग की ओर उड़ी, जिसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे बर्फ के अंदर भयानक ठंड का एहसास हो रहा था। निंग खुद को अवाक महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में मौजूद कुछ प्रसिद्ध रहस्यमयी बर्फों से कहीं ज्यादा ठंडी थी और कहीं ज्यादा सख्त भी। उसके पंजे का प्रहार इसमें से कुछ भी निकालने में नाकाम रहा था। आखिरकार उसे इस टुकड़े को तराशने के लिए अपनी पूरी शक्ति का 50% लगाना पड़ा। दूर से अचानक एजियोर फाइंड की आवाज गूंजी। ये कैसी बर्फ है? ये तो बहुत सख्त है। मैं तो एक हेगेमॉन हूँ, पर मैं इसे कुचलकर तोड़ नहीं पाया। ये बर्फ हर जगह है। अभी इसकी चिंता मत करो, जल्दी करो और इस जगह की तलाशी लो। देखते हैं क्या हमें कोई खजाना मिलता है, निंग ने कहा। हाँ मास्टर, व्हाइट थॉ ने कहा। मैं भी ढूंढने जाऊंगा। फ्लेमविंग अपने सामान्य रूप में लौट आया, उत्साह से अपने पंख फैलाए और फिर हवा में उड़ गया। काफी समय हो गया था जब उसने इस तरह उड़ान भरी थी। निंग ने अपनी स्पेस टाइम शक्तियों का इस्तेमाल करके इस जगह की खोज शुरू की। ईश्वरीय ज्ञान किसी काम का नहीं था। बर्फीले समुद्र का हर हिस्सा असीम ठंड की ऐसी जबरदस्त आभा से भरा था कि ईश्वरीय ज्ञान भी दबा हुआ था, जिससे उसके लिए ज्यादा दूर तक खोज करना नामुमकिन हो गया था। अरे, निंग ने उस जगह को गौर से देखा। उसकी नजर अंतरिक्ष और समय से परे देख रही थी, क्योंकि वह जगह को छान रहा था। ये बहुत सारा खजाना है। निंग को जल्दी ही कुछ ऐसे खजाने मिल गए जो काफी अच्छी तरह छिपे हुए थे। उसने बर्फ का एक बिल्कुल क्रिस्टल जैसा दिखने वाला पेड़, एक गर्म रत्न, आग जैसी लाल घास का एक झुरमुट और भी बहुत कुछ देखा। निंग उनमें से कुछ के नाम तो बता पाया, लेकिन ज्यादातर उसके लिए बिल्कुल अनजान थे। ये सभी स्पष्ट रूप से काफी कीमती थे। हालांकि निंग अब तक इतना अमीर हो चुका था कि उसे इन खजानों की कोई परवाह नहीं थी। ज्यादातर उसके द्वारा खोजे गए सभी खजानों की तुलना किसी साधारण शाश्वत सम्राट की कुल संपत्ति से की जा सकती थी। फिर भी यह इस बात का प्रमाण था कि आइसविंड सागर कितनी अद्भुत जगह थी और उसमें कितने खजाने थे। हालांकि यह इतनी खतरनाक जगह थी कि रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस जैसा व्यक्ति भी मदद के लिए कुछ दोस्तों को बुलाने के बाद ही वहां प्रवेश कर सकता था। मास्टर, मास्टर, फ्लेमिंग ने उत्तेजित होकर चीख मारी। उसकी आवाज ठंड के भयानक आभामंडल के दमनकारी प्रभाव को चीरती हुई जोरदार आवाज में निकल रही थी। निंग दूर से ही उसे साफ सुन पा रही थी। फ्लेमविंग, क्या हुआ? निंग तुरंत हिल गया और एक रोशनी की किरण में तब्दील होकर सीधे फ्लेमविंग की ओर उड़ चला। फ्लेमविंग एक बर्फीली घाटी में खड़ा था। मालिक, जरा देखो, क्या तुम्हें वो दिख रहा है? फ्लेमविंग काफी उत्साहित था और उसने सामने की ओर इशारा करते हुए अपने पंख कई बार फड़फड़ाए। निंग ने जल्दी से देखा तो उसे 3 मीटर लंबी, पतली हरी पत्तियों की एक कतार दिखाई दी। ये सभी दूर घाटी की बर्फीली जटाब दीवारों के साथ साथ तिरछी उग रही थीं। ये सैकड़ों पत्तियां होंगी और उनके बीच में एक फल था। ये फल बिल्कुल नीला था और इसकी गंध बहुत तीखी थी। धूप फल। निंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये फल दूसरे दर्जे का दाउमज खजाना था, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी पका नहीं था। पूरी तरह पका हुआ धूप फल लाल रंग के धब्बों वाला होता था और एक ऐसी मनमोहक सुगंध छोड़ता था जिससे हेगेमॉन भी ललचा जाते थे। कई प्रमुख शक्तियों के लिए धूप फल मुख्य रूप से खाने के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता था। आखिर कितने दाऊ लॉर्ड्स ऐसा खजाना हासिल कर सकते थे? तो क्या बर्फीले समुद्र में धूप फल है? निंग बहुत हैरान हुआ। जब रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस यहाँ आए थे तो उन्हें कोई धूप फल नहीं मिला था। हालांकि बर्फीले समुद्र काफी बड़ा था। यहाँ ऐसी कई जगहें जरूर होंगी जहाँ रियल्म्स लॉर्ड अभी तक नहीं गए होंगे। हा, हेजेमोन एजियोर फाइंड भी उड़कर आया। उसने धूप फल को घूरा, फिर हंसा। डार्कनॉर्थ, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है। हम अभी अभी आइसविंड सागर में प्रवेश किए हैं और मुख्य महाद्वीप पर उतरे भी नहीं हैं, और तुमने बिल्कुल किनारे पर तैरते एक हिमखंड ग्रह पर धूप फल खोज ही लिया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद तुम दाउमज क्लाउड फायर फूल ढूंढ ही लोगे। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। रियल्म्स विंडग्रेस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर धूप स्प्रिट फल शायद उसके लिए बहुत सीमित उपयोग का होगा। हालांकि यह अभी भी वोइडजी जेडसील से कहीं अधिक मूल्यवान था और इसे अभी भी एक मूल्यवान खजाना माना जा सकता था। पुस्तक 38, अध्याय 33, महाद्वीप पर उतरना। 1 घंटे बाद जी निंग और उनकी टीम ने इस बर्फीले ग्रह की पूरी तरह से खोजबीन कर ली थी। उन्हें कोई भी दाउमज अग्नि बादल फूल नहीं मिला और सिर्फ एक धूप आत्मा फल। उन्हें कई अन्य अद्भुत वस्तुएं जरूर मिली। वहाँ कुछ भी नहीं था
ज्वाला पंख वाले देवता आकाश में प्रकाश की एक किरण की तरह उड़ते रहे, हार मानने को तैयार नहीं थे और खोज जारी रखी। छोड़ो भी फ्लेमविंग, ये बर्फीला ग्रह आइसविंड सागर महाद्वीप के एक छोटे से टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। हमें तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि हमें एक भी धूप फल मिल गया, निंग जोर से चिल्लाया। फुफ, फ्लेमविंग नीचे उतरा और मानव रूप में परिवर्तित हो गया। उसने उनके सामने तैरते नीले फल को घूरा, फिर बुदबुदाया, यह अभी पका भी नहीं है। सोच रहा हूँ कि इसे पूरी तरह पकने में कितना समय लगेगा। इसे देखकर लगता है कि इसे पूरी तरह पकने में लगभग 10,000 अराजकता चक्र लगेंगे। निंग ने मुस्कुराते हुए अनुमान लगाया। लेकिन यह आसान है। निंग आगे बढ़कर स्पिरिट फ्रूट के चारों ओर एक संरचना बनाने लगा, जिससे स्पेस टाइम में तेजी आ गई। जैसे जैसे स्पिरिट फ्रूट के चारों ओर समय की गति बढ़ने लगी, उसने आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा की अधिक मात्रा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। निंग इसे तुरंत नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि इस तरह के फल केवल विशिष्ट वातावरण में ही विकसित हो सकते हैं। अगर निंग इसे आइसविंड सागर के किसी दूसरे हिस्से में भी ले जाता, तो भी वह इसे बचा नहीं पाता। मैं इसके चारों ओर समय को 3000 गुना की दर से बढ़ा दूंगा। अगर मैं इसे और बढ़ा दूंगा, तो ऊर्जा अवशोषण की दर पूरी जमी हुई घाटी को नष्ट कर देगी। निंग ने कहा, शक्तिशाली साधक जीवित प्राणी थे, इसलिए उनके लिए समय को बढ़ाना बेहद मुश्किल था। हालांकि धूप आत्मा फल एक अनोखी सब्जी थी। समय के दाव और संरचनाओं के दाव पर निंग की महारत को देखते हुए वह समय को आसानी से 10,000 गुना की दर से भी बढ़ा सकता था। समय को धीमा करना भी बहुत मुश्किल नहीं था। उसकी मुख्य चिंता ये थी कि अगर उसने समय को बहुत तेज कर दिया, तो पर्यावरण धूप आत्मा फल को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा। शुक्र है, धूप फल पकने के बाद भी अपनी शक्ति अनिश्चित काल तक बनाए रखेगा। निंग ने सिर हिलाया। अगर ये दाउमच फायर क्लाउड फ्लावर जैसा होता, जिसे पकने के 1000 साल के अंदर इस्तेमाल करना जरूरी होता है, तो इससे निपटना बहुत मुश्किल होता। डेवमच फायर क्लाउड फ्लावर का प्रभाव कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बेशक इसके लिए ज्यादा सख्त जरूरतें भी हैं, एंजोरफाइंड ने कहा। निंग ने उस क्षेत्र को आखिरी बार देखा, फिर कहा, चलो चलें। अगर हमारे पास पर्याप्त समय रहा, तो हम कुछ अराजकता चक्रों के बाद वापस आ सकते हैं। निंग और बाकी लोग उस क्षेत्र यान में सवार हुए, फिर इस बर्फीले ग्रह से विदा हुए और एक बार फिर तूफान में प्रवेश किया। क्योंकि निंग ने स्वयं ग्रह पर एक संरचना स्थापित की थी, इसलिए वह बर्फीले ग्रह से दूर दूर तक उड़ते हुए भी उसके स्थान को भांपने में सक्षम था। फिर भी ऊर्जा के बर्फीले समुद्र से प्रत्येक दिशा में निकलने वाली असीम ठंडी आभा कितनी शक्तिशाली थी, इसे देखते हुए वे मुख्य महाद्वीप की सामान्य दिशा को समझने में सक्षम थे। समय बीतता गया, एक साल। क्षेत्र यान पूरी गति से आगे बढ़ता रहा, जबकि निंग और उसकी टीम गर्म आंतरिक भाग में खाते पीते रहे। निंग और अजूरफाइंड अक्सर एक दूसरे के साथ दाव पर चर्चा करते थे। निंग की खूबी यह थी कि वह कई दाव में पारंगत था, जबकि अजूरफाइंड एक हेजमोन था। वे कभी कभी एक दूसरे के साथ अपनी चर्चाओं से नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करते थे। उन्होंने तूफान से धीरे धीरे गुजरते हुए 150,000 साल से ज्यादा बिताए। इस दौरान उन्हें सिर्फ एक और बर्फीला ग्रह मिला। अफसोस, इस ग्रह पर कोई ऐसा खजाना नहीं था जिससे निंग को कोई खास दिलचस्पी हो, और इस पर मिली चीजों की कुल कीमत शायद किसी आर्कन की कुल संपत्ति के बराबर ही थी। निंग को स्वाभाविक रूप से इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। हम यहाँ हैं। निंग ने मुस्कुराते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। हम पहले ही पहुंच चुके हैं। फ्लेमविंग, एंजोरफाइंड और व्हाइट थॉ ने बाहर की ओर देखा तो उन्हें एक बेहद विशाल बर्फ की दुनिया दिखाई दी, जिसे तूफान के कारण पहचानना थोड़ा मुश्किल था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो उन दो ग्रहों के आकार के बर्फ के टुकड़ों से भी कहीं ज्यादा विशाल थी, जिनसे वे पहले मिले थे। आज से हम सबको सावधान रहना होगा, खासकर तुम फ्लेमविंग। कोई परेशानी मत करना, निंग ने निर्देश दिया। आइसविंड सागर काफी विशाल है। अगर हम सतर्क रहे तो हम सोर्सवॉकर्स की नजरों से बच सकते हैं। हमें किस बात का डर है? फ्लेमविंग दुखी होकर बोला। गुरु, रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ने जो हमें बताया था, उसके अनुसार आइसविंड सागर के सोर्सवॉकर्स शक्ति में अदरवर्ल्ड लॉर्ड्स के बराबर हैं। मैं उनमें से किसी को भी हरा सकता हूँ। मेरी आज्ञा का पालन करो। निंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे डर था कि कहीं फ्लेमविंग कोई उपद्रव न कर दे। एंजोरफाइंड एक हेजमोन था। आइसविंड सागर जैसी भयावह जगह में वह निश्चित रूप से बेहद सतर्क रहेगा। रक्षक व्हाइट थॉ ने तो बिना किसी सवाल के सबका पालन किया। हालांकि फ्लेमविंग, निंग ने उसे भले ही वश में कर लिया हो, लेकिन वह अभी भी एक बच्चे जैसा ही था। वह पागल हो सकता था और उत्पात मचाना शुरू कर सकता था। फ्लेमविंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने आप में बड़बड़ाने लगा। सोर्सवॉकर्स आपसे थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वे आइसविंड सागर में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और इसे हमसे कहीं बेहतर समझते हैं। वे स्थानीय वातावरण का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं। अगर एंजोरफाइंड और मैं सावधान नहीं रहे तो वे घात लगाकर हमला कर सकते हैं और आपके कुछ करने से पहले ही हमें मार सकते हैं, निंग ने समझाया। मैं आपकी रक्षा और आपको सुरक्षित रखने का ध्यान रखूंगा, गुरुजी, फ्लेमविंग ने जल्दी से कहा। ये भी ध्यान रखना कि रियल्स लॉर्ड विंड्रेस और बाकी लोगों ने आइसविंड सागर के केवल एक छोटे से हिस्से का ही अन्वेषण किया था। यहाँ और भी अनजान खतरे हो सकते हैं, निंग ने गंभीरता से कहा। इसलिए तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा। ओह, जब फ्लेमविंग ने निंग के चेहरे पर गंभीरता देखी तो उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। मैं ठीक वही करूंगा जो तुम मुझे करने को कहोगे। अगर तुम मुझे उड़ने को कहोगे तो मैं जमीन पर बिल्कुल नहीं चलूंगा। अगर तुम मुझे जमीन पर चलने को कहोगे तो मैं बिल्कुल नहीं उड़ूंगा।
निंग ने मन ही मन राहत की सांस ली। फ्लेमविंग के बिना वह और एज्योरफाइंड आइसविंड सागर जैसी जगह में जाने की हिम्मत कभी नहीं कर पाते, इसलिए उसे ये सुनिश्चित करना था कि फ्लेमविंग उसके सभी आदेशों का पालन करे। अगर वे सावधान नहीं रहे तो उनकी जान भी जा सकती थी। आओ चलते रहें, निंग ने कहा। आइसविंड सागर। एज्योरफाइंड भी काफी उत्साहित था। अब तक वह जहाज बर्फ के असीम विशाल महाद्वीप पर उतर चुका था। निंग और बाकी तीनों बाहर उड़े, फिर अपने आसपास का जायजा लिया। जहां तक उनकी नजर जा सकती थी, उनके आसपास का विशाल बर्फीला संसार शांत और शांत लग रहा था। हालांकि कभी कभी आसमान में उठते कुछ भंवर दिखाई दे जाते थे। अपनी नेत्र शक्ति के बल पर वे 1 खरब किलोमीटर की दूरी तक देख सकते थे। वहां भी उन्होंने 10,000 से ज्यादा भंवरों को आसमान में घूमते और ऊपर तूफानी परत में विलीन होते देखा। इलाके का पता लगाओ और यहाँ छिपे सारे खजानों को ढूंढो। याद रखना, एक दूसरे के पास ही रहना और इधर उधर भागना मत, निंग ने कहा। चारों ने खुद ही उस जगह का ध्यानपूर्वक पता लगाना शुरू कर दिया। बर्फ के इस विशाल महाद्वीप में घाटियां, पहाड़ और भी बहुत कुछ था। हालांकि सब कुछ पूरी तरह से बर्फ से बना था। बर्फीला महाद्वीप आकार में लगभग एक पूरे भूभाग जितना बड़ा था। नतीजतन इसके अपने व्यवस्थित नियम थे, यहाँ तक कि इसके अपने प्रमुख सार भी थे। जिस तरह बहुत छोटे सदाबहारों के अपने नियम और सार होते थे, उसी तरह इस विशाल महाद्वीप के भी थे। हालांकि यह बैडलैंड्स क्षेत्र या वास्तवन क्षेत्र के आकार का ही था, फिर भी इसका कुल ऊर्जा स्तर पूरे अन्य ब्रह्मांडों से भी ज्यादा था। इसके अपने नियम और अपने प्रधान तत्व थे। एक बार जब कोई साधक किसी अन्य ब्रह्मांड के प्रधान तत्वों पर नियंत्रण कर लेता, तो वह साधक अन्य ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में जाना जाता। हालांकि आइसविंड सागर के प्रधान तत्वों पर नियंत्रण पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। यहाँ अनादिकाल से रहने वाले सोर्सवॉकर भी ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। सोर्सवॉकरों को केवल कैओसवस के प्रधान तत्वों का आशीर्वाद प्राप्त था, जो सिथे द्वारा इतने सारे पवित्र स्थलों पर आक्रमण और लूटपाट करने के तरीके से क्रोधित थे। परिणामस्वरूप सोर्सवॉकर पवित्र स्थलों से कुछ शक्ति उधार लेने में सक्षम हो गए, जिसके परिणामस्वरूप सिथे को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर एक सोर्सवॉकर पूरे आइसविंड सागर पर कब्जा कर लेता तो फ्लेमविंग भी किसी काम का नहीं होता। हो सकता है कि वह जिंदा रह जाए, लेकिन हम में से बाकी लोग शायद तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 1 साल आइसविंड सागर में भटकने के बाद एज्योरफिएंट को इतने खजाने मिल गए कि वह एक साधारण हेगेमोन की कुल संपत्ति से भी ज्यादा था। इससे वह ये देखकर दंग रह गया कि आइसविंड सागर कितना अद्भुत था। सिथे बहुत घमंडी और बहुत ज्यादा लालची थे, जिससे कैओसवस के प्रमुख तत्व भी क्रोधित हो जाते थे। इसीलिए सोर्सवॉकर्स को इन पवित्र स्थानों से शक्ति प्राप्त हुई थी। निंग मुस्कुराया। सिथे के नष्ट होने के बाद से सोर्सवॉकर्स द्वारा ऐसी शक्ति को नियंत्रित करने की कोई और कहानी नहीं आई है। अचानक निंग की अमर ऊर्जा भड़क उठी। स्विश! उसने बाकी तीनों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और फिर उन्हें निंग के साथ दूर एक घाटी के किनारे ले गया। बर्फीले ग्रहों के भी अपने अराजक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र थे, जो निंग और अन्य लोगों को स्पेस टाइम में वार्पिंग करने से रोकते थे। हालांकि विशाल बर्फीला महाद्वीप बेहद स्थिर था और उसकी अपनी नियम प्रणाली थी। केवल वे विशाल भंवर ही अराजक थे जो आकाश में उठते थे। वहां स्पेस टाइम में वार्पिंग करना असंभव था। इसलिए निंग और अन्य लोगों ने काफी कम वार्पिंग टेलीपोर्ट किए, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वे उन जगहों से बच सकें। ये प्रक्रिया सामान्य उड़ान से कहीं अधिक तेज थी। हम जब चारों घाटी के ऊपर हवा में पहुंचे तो उन्होंने नीचे की ओर देखा। मुझे कोई दाउमज फायर क्लाउड फूल नहीं दिख रहा है। एज्योरफिएंट ने अपना सिर हिलाया। मुझे अग्नि प्रकार की कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। फ्लेमविंग ने सहमति जताई। ये घाटी वही जगह थी जहां रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस और अन्य लोगों ने उस दाउमज अग्नि बादल फूल की खोज की थी। निंग और अन्य लोग उस ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हालांकि बीच रास्ते में उन्हें एक और फूल मिल जाता तो उन्हें खुशी होती। 1 साल, 2 साल, 3 साल, निंग और उसकी टीम आइसविंड सागर में आगे बढ़ते रहे। निंग को जिस फूल की जरूरत थी उसकी तलाश में उन्हें कई कीमती फल मिले और वे उन्हें तोड़ भी लाए, लेकिन ज्यादातर कच्चे थे। इसके अलावा वे ज्यादा फल तोड़ने से भी डर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सोर्सवॉकर उन्हें पहचान न लें। पुस्तक 38, अध्याय 34, सोर्सवॉकर्स। पलक झपकते ही 129 वर्ष बीत गए। फुफ! दूर आसमान में एक भंवर उठता दिखाई दे रहा था, जिससे स्पेस टाइम मुड़ और विकृत हो रहा था। जी निंग और बाकी 3 लोग भंवर के किनारे के पास एक गुफा में थे और उसकी ओर देख रहे थे। एज्योरफिएंट ने धीरे से बुदबुदाया। रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस ने जो कहा था उसके अनुसार सबसे कीमती सामग्री भंवरों के अंदर गहराई में स्थित होती है, जो सबसे गहरी भूमिगत सुरंगों से जुड़ती हैं। डार्कनॉर्थ, क्या हम अंदर जाकर देखें? जरूरत नहीं। हमारा निशाना है दाउमज अग्नि बादल फूल। हमें उन भंवरों की गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है, निंग ने कहा। अगर हम अंदर गए तो सोर्सवॉकर हमें आसानी से खोज लेंगे। ठीक है। एज्योरफाइंड ने कोई तर्क नहीं दिया, हालांकि वह सचमुच अंदर जाकर कोशिश करना चाहता था। पिछले कुछ सालों में उन्हें ज्यादा खजाने नहीं मिले थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ज्यादा खोजबीन करने पर वे मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी एज्योरफाइंड ने जो थोड़े बहुत खजाने बटोरे थे, उनकी कीमत उसकी पिछली कुल संपत्ति से 2-3 गुना ज्यादा थी। इसलिए वह रसातल की गहराई में जाकर और भी दुर्लभ खजानों की खोज करना चाहता था। लेकिन ऐसा करने का एकमात्र तरीका निंग के फ्लेमविंग गॉड पर भरोसा करना था। रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस ने जिस दूसरी घाटी का जिक्र किया था वह ज्यादा दूर नहीं है। हमें लगभग 30 सालों में वहां पहुंच जाना चाहिए, निंग ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाउमज अग्नि बादल के फूल बेहद दुर्लभ थे।
उन्होंने कई सालों तक खोज की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्हें एक और धूप स्प्रिट फल जरूर मिला, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी कच्चा था। निंग और बाकी लोग चाय की केतली उबालने के लिए बस इतना ही चले थे कि अचानक धमाका, उनके पैरों के नीचे अचानक एक धुंधली काली रोशनी दिखाई दी, जो बर्फीली जमीन से निकलकर खरबों किलोमीटर तक फैली घुमावदार रेखाओं में बदल गई। अच्छा नहीं, यह एक बनावट है। निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। एक अलार्म बनावट, हमें खोज लिया गया है। हेगेमोन एज्योरफाइंड भी हैरान था। गड़गड़ाहट, दूर से एक जबरदस्त धमाका हुआ, जमीन दरकने लगी। एक विशालकाय पहाड़ के आकार का बर्फीला मानव जमीन से उभरा और गहराई से ऊपर उठते हुए उसने अपने दोनों हाथों से उसे चीर डाला। निंग की नजरें सिकुड़ गईं। यहाँ की बर्फ इतनी सख्त थी कि अगर वह अपनी नॉर्थबो तलवारों का इस्तेमाल न करे तो उसे भेदने के लिए अपनी पूरी शक्ति का लगभग 50% इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादातर काफी शक्तिशाली आर्कॉन्स को बर्फ को मुश्किल से भेदने के लिए अपनी पूरी शक्ति का 100% इस्तेमाल करना पड़ता। हालांकि यह व्यक्ति अपने नंगे हाथों से जमीन को तुरंत चीरने में सक्षम था। अकेले ताकत का यह भयानक स्तर दर्शाता है कि यह प्राणी हेगेमन्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ज्यादातर वह अदरवाइज लॉर्ड के स्तर की शक्ति का था। वह सोर्सवॉकर है, निंग ने मन ही मन कहा। सोर्सवॉकर, एज्योरफिएंट का चेहरा पीला पड़ गया। आखिरकार वह आ ही गया। दूसरी ओर फ्लिमविंग उत्साहित था। उसे आइसविंड सागर से सख्त नफरत थी, क्योंकि इस जगह का हर एक हिस्सा असहज बर्फीली ऊर्जा से भरा हुआ था। जब उसने सोर्सवॉकर को देखा तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। उनके सामने सोर्सवॉकर बेहद मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ था, जो बर्फीले कवच की तरह थी और नीली रोशनी से चमक रही थी। उसका सिर एक हेलमेट से ढका हुआ था जिसमें से 2 बर्फ के टुकड़े निकले हुए थे और उसके लंबे नीले बाल थे जो उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसके चेहरे पर बहुत सारे बाल थे और उसकी उदास नीली आंखें क्रोध और हिंसा से भरी हुई थीं। तुम में से और भी चोर मेरे खजाने चुराने आए हो। सोर्सवॉकर ने एक भयंकर गर्जना की। उसकी आवाज एक भयानक शक्ति की हवा में बदल गई जो हर दिशा में फैल गई। उसकी आवाज में असीम शक्ति ने निंग और एज्योरफाइंड को कांपने पर मजबूर कर दिया। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। डैमर्ज फायर क्लाउड फ्लावर मिलने से पहले ही हम एक सोर्सवॉकर से टकरा गए। कैसी बदकिस्मती थी। निंग ने खुद को पूरी तरह से हार मान लिया। वे किसी भी भंवर या गहरे भूमिगत क्षेत्र में नहीं गए थे जहां खजाने ज्यादा प्रचुर और ज्यादा कीमती थे। सोर्सवॉकर आमतौर पर वहीं रहते थे। सोर्सवॉकर, निंग जोर से चिल्लाया, हम यहाँ सिर्फ एक दाउमज फायर क्लाउड फूल ढूंढने आए हैं। यह इतना कीमती नहीं है और हम इसे अपने खजाने से भी खरीद सकते हैं। फूल मिलते ही हम तुरंत चले जाएंगे। दाउमज अग्नि बादल के फूल दाव लॉर्ड्स के लिए अविश्वसनीय खजाने थे, लेकिन आइसविंड सागर के अन्य खजानों की तुलना में वे काफी साधारण थे। यहाँ ऐसे खजाने थे जो हेगेमोन और अदरवाइज लॉर्ड्स को भी उत्साह से पागल कर देते थे। एक दाउमज अग्नि बादल फूल। बर्फ से कवच पहने सोर्सवॉकर की ऊंचाई 540,000 मीटर थी। उसने निंग के समूह को घूरते हुए गुस्से से कहा, तुम मेरे मैदान से बर्फ का एक टुकड़ा भी ले जाने की बात भूल सकते हो। तुम सब साधक घटिया चोर से ज्यादा कुछ नहीं हो। यह मेरा इलाका है, हम अपने खजाने से इसका व्यापार कर सकते हैं। निंग ने उन्मत्त होकर कहा, खजाने, तुम्हारे दयनीय खजानों से मुझे क्या काम। सोर्सवॉकर ने एक उग्र कदम आगे बढ़ाया, फिर हवा में आगे की ओर उछला। इसके बजाय मर जाओ। निंग अवाक रह गया। ये सोर्सवॉकर बिल्कुल वैसा ही था जैसा रियल्स लॉर्ड विंडग्रेस ने बताया था। एक निडर फुफ। सोर्सवॉकर ने एक लंबी जमी हुई परछी ली जो नीली रोशनी से चमक रही थी और उसे निंग के समूह की ओर इतनी जोर से घुमाया कि निंग के पास फ्लेमविंग को बचाव का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। फ्लेमविंग, जाओ। हा, मैं अपना धैर्य खोने की कगार पर था। गोल मटोल फ्लेमविंग ने तुरंत एक उत्तेजित चीख मारी और अपने असली रूप में लौट आया। विशालकाय फ्लेमविंग गॉड में बदल गया। उसके विशाल ज्वलंत पंख पूरी तरह फैल गए और उसका शरीर भयंकर लपटों में नहा गया। ये लपटें इतनी शक्तिशाली थीं कि आसपास के क्षेत्र की ठंडी ऊर्जा भी दूर हो गई। 10 अरब किलोमीटर के दायरे में सब कुछ धधकते हुए गर्म होने लगा। अन्य ब्रह्मांडों के अपने अपने प्रमुख सार थे, जैसे कि बर्फीले पवन सागर के भी, और एक अर्थ में ज्वाला पंख वाले देवता के भी अपने प्रमुख सार थे। उसकी ऊर्जा का स्तर सचमुच अक्षय था और उसका शरीर लगभग अविनाशी था। जन्म से ही वह अराजकता ब्रह्मांड में विचरण करता रहा था और आसानी से पूरे लोक ब्रह्मांडों को निगल गया था। सचमुच उसकी शक्ति अकल्पनीय थी। उसकी एकमात्र कमजोरी यह थी कि उसकी अंतर्दृष्टि का स्तर बेहद बेहद कम था। अगर वह थोड़ा और चतुर होता तो वह अन्य ब्रह्मांड के स्वामियों का भी आसानी से नरसंहार कर सकता था। फिर भी सब कुछ संतुलन में आ गया। कैओसवर्स के प्रमुख तत्व भी कैओस प्राइमोडियल्स जैसे शक्तिशाली प्राणियों को जन्म नहीं दे सकते थे जिनमें सोर्सवॉकर्स के समान बोध कौशल भी हो। ये पूरी तरह से असंभव था। एक अराजकता आदिम हमलावर सोर्सवॉकर उस समय स्तब्ध रह गया जब उसने उन विशाल पंखों को फैलते और ज्वाला देवता के चारों ओर हर दिशा में फैलती लपटों को देखा। हाँ, मैंने पहले कभी सोर्सवॉकर नहीं खाया। फ्लेमविंग आसमान में चीखा, जबकि निंग, एज्योरफाइंड और व्हाइट थॉ तुरंत दायरे में छिप गए। वे इतने बड़े युद्ध में शामिल होने के योग्य नहीं थे। यह मेरी भी पहली बार किसी कैओस प्राइमोडियल से मुलाकात है। चलो करते हैं। सोर्सवॉकर भी युद्ध के लिए उतना ही उत्सुक था और वह भी अपनी हेलमेट तैयार करके बहादुरी से आगे बढ़ा। झपट्टा, उसका परशु अचानक आगे की ओर उछला, अविश्वसनीय गति से आकाश में गर्जना करता हुआ। लेकिन फ्लेमविंग उससे भी तेज था। वार चूक गया। बमुश्किल फ्लेमविंग के पंजों को छू पाया, लेकिन फ्लेमविंग को जरा भी चोट नहीं आई।
ऊपर जाओ। सोर्सवॉकर ने अचानक अपना रुख बदल दिया। पहले वह फ्लेमविंग पर वार करने के लिए हाल्बर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, अब उसने अचानक उसे ऊपर उठा लिया। यह ऐसा प्रहार था मानो आकाश भी 2 टुकड़ों में बट गया हो। फ्लेमविंग भी इस प्रहार से बच नहीं पाया, लेकिन जाहिर है फ्लेमविंग ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। धमाका। फ्लेमविंग पहले से ही हवा में उड़ रहा था। इस हमले ने उसे कुछ 100 किलोमीटर ऊपर तक लड़खड़ाते हुए पहुंचा दिया। सोर्सवॉकर हैरान रह गया जब उसने इस घातक तकनीक का इस्तेमाल उन कल्टीवेटर अदरवर्ल्ड लॉर्ड्स के खिलाफ किया था जिनसे उसने लड़ाई की थी, तो वे सभी पीछे की ओर गिर गए थे और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। कैओस प्रिमोडियल तो बस थोड़ा लड़खड़ा गया था। ग्रवार। फ्लेमविंग ने उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाए, तुरंत नीचे की ओर दौड़ा और अपने विशाल और मोटे पंजों से सोर्सवॉकर पर वार किया। सोर्सवॉकर ने जल्दी से अपना हल्बर्ड लहराया और उसे एक घेरे में घुमाकर आने वाले हमले से बचाव किया। फ्लेमविंग ने अपने प्रतिद्वंदी के हमले की गहराई को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपने पंजों से एक बेहद क्रूर प्रहार किया। धमाका। एक जबरदस्त टक्कर हुई और धरती फटने लगी। सोर्सवॉकर का आधा शरीर इस टक्कर से जमीन में धंस गया था। मैंने इसकी 90% से ज्यादा शक्ति नष्ट कर दी, फिर भी इसने मुझे पूरी तरह दबा दिया। सोर्सवॉकर इस नतीजे पर अवाक रह गया। कुछ ही पल बाद उसकी आंखों में और भी उन्मादी भाव आ गया। फिर से धमाका, धमाका, धमाका। सोर्सवॉकर अविश्वसनीय रूप से वीर था। पहले तो उसने फ्लेमविंग के सभी हमलों का सीधा सामना करने का फैसला किया, लेकिन बाद में तकनीक से जीतने की कोशिश में चकमा देने लगा। समझ के मामले में वह पहले से ही आर्कॉन स्तर की अंतर्दृष्टि पर था। अपनी जन्मजात क्षमताओं के कारण अंतर्दृष्टि का ये स्तर युद्ध में अदरवर्ल्ड लॉर्ड स्तर की शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त था। माना जाता है कि पौराणिक सोर्सवॉकर, जो सिथे एक्सल से भी लड़ सकते थे, वास्तव में केवल हेगेमोनिक स्तर की अंतर्दृष्टि पर थे। फिर भी आधिपत्यवादी अंतर्दृष्टि का स्तर अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था। क्षेत्र स्वामी विंड्रेस, अकेला राजा और अन्य प्रमुख शक्तियां सभी इसी अंतर्दृष्टि के स्तर पर थीं। इस स्तर से ऊपर केवल निरंकुशता ही थी। कई बार सोर्सवॉकर को पास के पहाड़ों से टकराकर, जमीन में धंसाकर या इतनी जोर से पटका जाता था कि उसके नीचे की धरती में गहरे गड्ढे और खायां बन जाती थीं। जाहिर है जब फ्लेमविंग सोर्सवॉकर की लड़ाई के तरीके से थोड़ा और अभ्यस्त हो गया तो फ्लेमविंग युद्ध में उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। सोर्सवॉकर ने अपना हेलमेट भी खो दिया था और उसके नीले बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। वह गुस्से से दहाड़ता रहा, लेकिन ये साफ था कि इस लड़ाई में उसे कुचला जा रहा था। हालांकि उसके ऊपरी शरीर को ढंकने वाला बर्फीला कवच पूरी तरह से सुरक्षित रहा। यह एक अद्भुत वस्तु थी। डार्कनॉर्थ। सोर्सवॉकर फ्लेमविंग को रोक नहीं सकता। एजोरफाइंड ने दायरे के अंदर से देखते हुए खिलखिलाकर हंसी। सोर्सवॉकर शायद जल्द ही पीछे हट जाएगा। अगर ये लड़ाई जारी रही तो उसके लिए बुरी खबर ही होगी। निंग भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह अभी भी दाउमच फायर क्लाउड फूल ढूंढने में कामयाब होने वाला था। धमाका, धमाका, धमाका। पहले तो सोर्सवॉकर के अंदर युद्ध करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन इतने लंबे समय तक प्रभुत्व में रहने के बाद वह काफी दुखी महसूस करने लगा था। बहुत लंबे समय बाद उसे इतनी दुखी महसूस हुई थी। उसका शरीर कैओस प्राइमोडियल जितना मजबूत तो नहीं था, लेकिन फिर भी साधकों के शरीर से कहीं बेहतर था। इसलिए जब उसका सामना रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस जैसे साधकों से होता तो वह उनका पीछा करके उन्हें अपनी मर्जी से हरा सकता था। उसे इस तरह की लड़ाई में काफी समय हो गया था। एक बार फिर पहाड़ से टकराने के बाद सोर्सवॉकर ने गुस्से से अपना सिर उठाया। उसके लंबे नीले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह दहाड़ा, बड़े भाई जल्दी करो और बाहर आओ, मैं यहाँ मारा जा रहा हूँ। उसकी दहाड़ बिजली की तरह थी और उसने उनके आसपास की दुनिया को हिलाकर रख दिया। बड़ा भाई। दायरे में निंग और अजूरफाइंड दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका कोई बड़ा भाई भी है? निंग खुद को हतप्रभ महसूस करने से नहीं रोक सका। पुस्तक 38, अध्याय 35, संघर्ष। मुझे लगा था तुम्हें लड़ने झगड़ने और हंगामा करने में मजा आता है। इस बार तुम मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो? एक बर्फीली आवाज गूंजी जिसने उनके आसपास की दुनिया को हिलाकर रख दिया, जैसे दूर बर्फीली जमीन अचानक फट गई हो। एक विशाल दरार दिखाई दी और उसके बाद उसमें से एक विशालकाय आकृति उभरी। इस आकृति ने लंबे काले वस्त्र पहने हुए थे जिन पर चांदी की कढ़ाई की हुई थी। उसके काले बाल कमर तक लटक रहे थे। वह काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल को झकझोरने या हिलाने लायक कोई चीज ही नहीं थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिससे जी निंग और अजूरफाइंड पर दबाव की एक अदृश्य लहर दौड़ गई। दोनों पीले पड़ गए। ये काले वस्त्र वाला सोर्सवॉकर दूसरे वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली है, निंग ने सोचा। ग्वार, एक और, मैं इसे खाऊंगा, फिर तुम्हें खाऊंगा। फ्लेमविंग के चारों ओर धधकती आग और भी ऊंची होती जा रही थी, क्योंकि उसके चारों ओर लपटों का असीम सागर बाहर की ओर फैल रहा था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बार फिर लगातार क्षतिग्रस्त होते बख्तरबंद सोर्सवॉकर की ओर दौड़ पड़ा। बड़े भाई। बख्तरबंद सोर्सवॉकर घबरा गया और जल्दी जल्दी अपने बड़े भाई की ओर उड़ता हुआ उसे चकमा देने लगा। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने छोटे भाई के सामने रुक गया। भाड़ में जाओ। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर ने एक साथ दोनों हाथ फैलाए, जिससे उसकी हथेलियों से एक अजीब धुंधली काली रोशनी निकली जो दुनिया की हर चीज को निगलने में सक्षम लग रही थी। फ्लेमविंग की बात करें तो वह अपने विशाल मांसल पंजों को काली रोशनी की ओर बढ़ाते हुए क्रूर बल के साथ आगे बढ़ता रहा। धमाका। दोनों हथेलियां आमने सामने थीं।
दोनों अपनी अपनी क्षमताओं पर बेहद आश्वस्त थे। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया क्योंकि वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। हर कदम उसके नीचे की बर्फीली जमीन को चटकने और टूटने का कारण बन रहा था। रुकने से पहले उसे कुल 8 कदम पीछे हटना पड़ा। फ्लेमविंग भी पीछे की ओर उड़ते हुए लड़खड़ा गया। उसे हवा में स्थिर होने से पहले जल्दी से अपने पंख कुछ बार फड़फड़ाने पड़े। क्या वह वाकई फ्लेमविंग से सीधे मुकाबला करके उसे रोक सकता है? दूर से देख रहे निन को कुछ अजीब सा लगा। हालांकि फ्लेमविंग को थोड़ी बढ़त दिख रही थी, लेकिन ताकत में अंतर साफ तौर पर बहुत कम था। ये सोर्सवॉकर इतना शक्तिशाली है? एजोर फाइंड भी चौंक गया। कैओस प्रिमोडियल्स, अदरवाइज लॉर्ड्स और गोल्डन एम्परर्स पर भी आसानी से हावी हो सकते हैं। फ्लेमविंग गॉड को पकड़ने के लिए 3 सिथे एक्सिल्ट को एक साथ काम करना पड़ा। इस सोर्सवॉकर का फ्लेमविंग से लड़कर उसे रोक पाने का मतलब है कि यह सिथे एक्सिल्स की शक्ति के काफी करीब है। सावधान फ्लेमविंग, निंग ने तुरंत मन ही मन कहा। अति आत्मविश्वासी मत बनो। वाह! फ्लेमविंग ने हवा में एक अजीब सी चीख मारी। उसके शरीर के शल्क बिल्ली के बालों की तरह खड़े हो गए। उसकी आंखों में उत्साह भरा भाव था और वह चीखा, तुम बहुत ताकतवर हो सोर्सवॉकर। मैंने अब तक जितने भी दुश्मनों को तुमसे ज्यादा ताकतवर देखा है, वे सिर्फ ये सिथे एक्सल थे। फिर भी तुम अब भी मेरे सामने नहीं हो। मैंने बहुत समय से सुना है कि कैओस प्राइमोडियल्स कितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अब लगता है तुम उतने प्रभावशाली नहीं हो। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। वह आगे की ओर छलांग लगाता हुआ एक बार फिर फ्लेमविंग की ओर बढ़ा। स्विश स्विश स्विश, दोनों तेज रफ्तार से एक दूसरे से लड़ते हुए धुंधले हो गए। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर ने स्पष्ट रूप से फ्लेमविंग से वार दर वार सामना करने के अनाड़ी तरीके को छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि वह बहुत थका देने वाला था। कैओस प्राइमोडियल के विपरीत उसके पास ऊर्जा का अनंत भंडार नहीं था। हालांकि तकनीकी स्तर पर वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक श्रेष्ठ था, इसलिए उसने फ्लेमविंग से निपटने के लिए अपनी श्रेष्ठ तकनीकों का इस्तेमाल किया। फ्लेमविंग की शक्ति को कम करने और उससे दूर करने के लिए सभी प्रकार की रक्षात्मक तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे फ्लेमविंग को थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। तुम अब भी मेरे मुकाबले के नहीं हो। फ्लेमविंग जोर से दहाड़ा, जैसे वो आखिरकार पागल हो गया हो। स्विश, उसकी गति तुरंत चरम सीमा पर पहुंच गई। ये तो बहुत तेज है। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। रेप! फ्लेमविंग अपने दुश्मन पर भयानक गति से झपटा, उसके भयंकर पंजे हवा में चीर रहे थे। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर जल्दी से बचाव के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह जवाबी हमला करने वाला था, फ्लेमविंग अचानक उड़ गया, फिर दूर से वापस आकर उस पर फिर से हमला कर दिया। स्विश स्विश स्विश, आकाश अनगिनत ज्वलंत प्रकाश की धारियों से भर गया। फ्लेमविंग इतना तेज था कि बस यही दिखाई दे रहा था। उसे काले वस्त्रधारी सोर्सवॉकर को उससे लड़ने की अनुमति देने की कोई जरूरत नहीं थी। वह अपनी तेज गति पर निर्भर होकर बार बार और बिना जवाब के हमले कर रहा था, जिससे काले वस्त्रधारी सोर्सवॉकर भी काफी निराश हो गया। फ्लेमविंग वाकई बहुत तेज था। फ्लेमविंग की गति किसी भी हेजेमोन की गति से कहीं ज्यादा थी। यहाँ तक कि हेजेमोन थंडरस्टार, जो गति में बेहद कुशल था, भी फ्लेमविंग का मुकाबला करने में असमर्थ था। केवल जब हेजेमोन थंडरस्टार अपने दायरे में सवार होता था, तब वह गति में फ्लेमविंग से बमुश्किल आगे निकल पाता था। निंग की बात करें तो वह दायरे में रहते हुए भी फ्लेमविंग से धीमा था। ये बहुत तेज है। हालांकि मेरे पास एक क्षेत्राधिकार है, फिर भी मैं इससे आगे नहीं निकल पाऊंगा। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर ने सोचा। अंततः अपनी अंतर्दृष्टि के संदर्भ में यह अभी तक हेगेमनी तक नहीं पहुंच पाया था। इसके विपरीत हेगेमोन थंडरस्टार बिजली के दाव के माध्यम से एक हेगेमोन बन गया था। मास्टर मास्टर, फ्लेमविंग ने मन ही मन निंग को संदेश भेजा। इस सोर्सवॉकर से निपटना बहुत मुश्किल है। मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से मारने के बावजूद अभी तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ऐसा नहीं लगता कि वह ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वह मुझसे मुकाबला जारी रख पाएगा। यद्यपि फ्लेमविंग अपनी गति के कारण पहल कर रहा था, लेकिन काले वस्त्रधारी सोर्सवॉकर इतनी उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि पर पहुंच चुका था कि वह अभी भी अपनी रक्षा करने में सक्षम था। निंग ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। उन्हें क्या करना था? फ्लेमविंग बेहद ताकतवर था। उसने पहले बख्तरबंद सोर्सवॉकर को पूरी तरह से दबा दिया था और उसे घायल कर दिया था, जिससे उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। नतीजतन पहले सोर्सवॉकर ने एक छोटी सी लड़ाई के बाद भागने का फैसला किया, लेकिन इस काले वस्त्रधारी सोर्सवॉकर की एकमात्र कमजोरी उसकी गति थी। बाकी सभी मामलों में ये फ्लेमविंग के बराबर था। वास्तव में नजदीकी मुकाबले में इसे बढ़त हासिल थी। आखिरकार कैओस प्रिमोडियल, तुम बहुत ताकतवर हो। तुम मेरे लिए एक अच्छी सवारी साबित होगे। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर अचानक हंस पड़ा। उठो! धमाका धमाका धमाका। जैसे ही उस क्षेत्र में शक्ति का संचार होने लगा, उनके चारों ओर प्रकाश चमकने लगा। उनके चारों ओर बर्फीली धरती पर अनगिनत रूनिक रेखाएं दिखाई देने लगीं और एक विशाल संरचना प्रकट होने लगी। पूरा क्षेत्र धुंधली रोशनी से ढक गया। स्पष्ट रूप से यह एक फंसाने वाली संरचना थी। अगर मुझे तुमसे कहीं और निपटना पड़ता तो शायद बहुत मुश्किल होता, लेकिन ये मेरा मैदान है। हार मान लो कैओस प्रिमोडियल। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर बेहद आत्मविश्वासी था। पीछे हटो फ्लेमविंग, निंग ने मन ही मन कहा। फ्लेमविंग ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और निंग की ओर वापस दौड़ पड़ा। निंग ने कहा, इस क्षेत्र को अपनी संपत्ति दुनिया में संग्रहित करो, फिर इस संरचना को तोड़ने के संबंध में मेरे आदेशों का पालन करो। ठीक है गुरु। फ्लेमविंग प्रतिद्वंद्वी की संरचना में फंसकर काफी दुखी था।
उसकी समझ का स्तर बहुत कम होने के कारण उसे संरचनाएं ठीक से समझ नहीं आ रही थीं। वह बस अपनी शक्ति से संरचना को परास्त करने की कोशिश कर सकता था। चूंकि वह इतना शक्तिशाली था कि अदरवाइज लॉर्ड्स पर भी हावी हो सकता था, इसलिए साधारण संरचनाएं उसका मुकाबला नहीं कर सकती थीं। हालांकि यह एक ऐसी संरचना थी जिसे एक सोर्सवॉकर नियंत्रित कर रहा था जो फ्लेमविंग जितना ही शक्तिशाली था। उसे परास्त करना शायद संभव नहीं था। फुफ, फ्लेमविंग ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया। हालांकि निंग अब फ्लेमविंग के संपदा खजाने के भीतर था, फिर भी उसकी नजर आयामों की बाधाओं को पार करके बाहरी दुनिया को देख पा रही थी। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि संपदा खजाने पर फ्लेमविंग का नियंत्रण था। वह निंग का विरोध करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, इसलिए निंग बाहर क्या हो रहा था ये देख पा रहा था। ये जाल रचना थोड़ी दिलचस्प है, लेकिन इसे हराना मुश्किल नहीं होगा। फ्लेमविंग, तुम कितने ताकतवर हो, इसे देखते हुए यह वाकई आसान होगा। निंग को पूरा भरोसा था। मेरी आज्ञा मानो। संरचनाओं का दांव अविश्वसनीय रूप से कठिन था, लेकिन निंग इसमें अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। 16 क्षेत्र युगों के गठबंधन में इस मामले में शायद उससे बेहतर कोई नहीं था। जब उसने पहली बार जेडफायर क्षेत्र के संरचना आरेख के पीछे के रहस्यों को उजागर किया था, तब तक वह संरचनाओं के दांव में आर्कन स्तर तक पहुंच चुका था। फिर उसने फ्लेमविंग को मुक्त करने के लिए संरचनाओं का अध्ययन करने में एक और लंबा समय बिताया, और परिणामस्वरूप संरचनाओं के दांव के बारे में उसकी समझ और भी गहरी हो गई। स्विश, फ्लेमविंग एक धनुषाकार प्रकाश रेखा में बदल गया और धुंधली संरचना से तेज गति से गुजरने लगा। वह बार बार दिशा बदलता रहा, कभी कभी कुछ बिंदुओं पर तेज बल से टकराने का प्रयास करता रहा। फ्लेमविंग के लिए अपनी पूरी शक्ति से पूरी संरचना को तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन निंग की संरचना के दांव पर महारत इतनी ऊंची थी कि वह आसानी से उसकी कमजोरियों का पता लगा लेता था। उन कमजोरियों का पता लगाना और फिर उन्हें तोड़ना स्वाभाविक रूप से काफी आसान था। धमाका, 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 एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए। काले वस्त्रधारी सोर्सवॉकर ने जिस संरचना को बनाने में काफी समय लगाया था, वह तुरंत बिखर गई और आसपास का इलाका अपने सामान्य रूप में लौट आया। एक बार फिर सभी के लिए अपने आसपास की विशाल बर्फीली दुनिया को साफ साफ देखना संभव हो गया। ये क्यों टूट गया? बड़े भाई, आपकी संरचना इतनी शक्तिशाली थी कि जब मैं इसके अंदर फंस गया तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे बचूं। यह इस तरह कैसे टूट गया? बख्तरबंद सोर्सवॉकर थोड़ा हतप्रभ था। अरे बेवकूफ, तुझे तो बस लड़ना ही आता है, तुझे संरचनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर ने भागते हुए फ्लेमविंग की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये पलक झपकते ही मेरी संरचना को तहस नहस कर सकता था। कैओस प्रिमोडियल अकेले ऐसा कर ही नहीं सकता। ये चीजें अपनी मूर्खता के लिए मशहूर हैं। इसका मतलब है कि यह उस क्षेत्र के 2 साधकों में से एक रहा होगा, तो उनमें से एक तो वास्तव में संरचना कला में महारथी है। फॉर्मेशन को तोड़ते ही फ्लेमविंग एकदम से उत्साहित हो गया। उसने एक जबरदस्त दहाड़ लगाई, फिर बोला, अरे सोर्सवॉकर, क्या तुम्हारा फॉर्मेशन वाकई कमाल का नहीं होना चाहिए था? क्यों न तुम कुछ और फॉर्मेशन सक्रिय करो और देखते हैं कि वे कैसे काम करते हैं। पहले से ही संरचनाएं बनानी पड़ती थीं। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर ने निंग के समूह को पहले ही भांप लिया था और इसलिए खुद को प्रकट करने से पहले ही यह संरचना बना ली थी। वह अचानक हवा से एक और शक्तिशाली संरचना कैसे बना सकता था? सज्जनों, काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर की आंखों में उत्साह था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए बच सकते हैं क्योंकि आपने मेरी संरचना का उल्लंघन किया है? तुम्हारी संरचनाओं के बिना क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? फ्लेमविंग ने गरजते हुए कहा, अच्छा करो और दाउमज फायर क्लाउड फूल मुझे सौंप दो, वरना मैं पूरे आइसविंड सागर को पूरी तरह से लूट लूंगा। ये जगह मेरा क्षेत्र है। तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर के माथे से अचानक एक अजीब समचतुर्भुजाकार आकृति वाला गोला हवा में उड़ गया। धमाका, अंतरिक्ष के दाव से संबंधित एक अजीब शक्ति अचानक प्रकट हुई और पूरे क्षेत्र को ढक लिया। इतनी अविश्वसनीय गति से कि पलक झपकते ही उसने 1 खरब किलोमीटर को पूरी तरह से ढक लिया। इस शक्ति से आच्छादित पूरा क्षेत्र पूरी तरह बदल गया। ये तारों से भरे आसमान की दुनिया में बदल गया था, जिसमें फ्लेमविंग और दोनों सोर्सवॉकर मौजूद थे। यह एक हथियार है जो मैंने एक सिथे से प्राप्त किया था जिसने एक बार इस जगह पर हमला किया था। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर की आवाज तारों भरे आसमान के हर हिस्से में गूंज उठी। फ्लेमविंग, निंग ने तुरंत एस्टेट की दुनिया से एक आदेश जारी किया। युद्ध मशीनें शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सक्रिय करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। उसकी चिंता मत करो। तुम्हारा शरीर लगभग अविनाशी है और ऊर्जा असीम है। अपना सारा ध्यान इस सूक्ष्म जगत को तहस नहस करने पर लगाओ। अपनी शक्ति से इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। पुस्तक 38, अध्याय 36 आसानी से पूरा किया गया। हाँ गुरु जी। निंग का आदेश ज्वाला पंख देवता के स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल था। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक धरती हिला देने वाली चीख मारी और हवा में एक नुकीला निशान छोड़ते हुए इस सूक्ष्म जगत की सीमा की ओर उड़ गया। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर ने बस शांति से देखा। ये जोरदार प्रतिक्रिया है ना? धमाका, इस सूक्ष्म जगत की झिल्लियां गड़गड़ा उठीं जब आक्रमणकारी फ्लेमविंग के विशाल मांसल पंजे उन पर टकराए और विस्फोट से पूरा तारामंडल भर गया। हालांकि ये सूक्ष्म जगत बिल्कुल स्थिर रहा, जरा भी नहीं हिला, बल्कि फ्लेमविंग ही था जो हजारों किलोमीटर पीछे की ओर उड़ गया। ये युद्ध मशीनें वाकई प्रभावशाली हैं, निंग ने मन ही मन कहा।
ये काले वस्त्र वाला सोर्सवॉकर ज्यादातर हिगेमॉन्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इसमें तुम्हारी तरह असीमित शक्ति नहीं हो सकती। फ्लेमविंग, बाकी सब पर ध्यान मत दो और बस लगातार हमले करो। 100 हमले, 1000 हमले, 10,000 हमले। मैं देखना चाहता हूँ कि सोर्सवॉकर तुम्हारा कितनी देर तक सामना कर सकता है। ठीक है। अपने मालिक के शब्दों से फ्लेमविंग का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह एक बार फिर राज्य की सीमा से टकरा गया। धमाका, धमाका, धमाका। फ्लेमविंग ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस क्षेत्र के किनारों पर जोर से टक्कर मारी और काफी लयबद्ध गति से आगे बढ़ा। ये देखकर काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। फुफ, सोर्सवॉकर ने चाहा और 1 खरब किलोमीटर के इस क्षेत्र को ढकने वाली अजीब ऊर्जा तुरंत गायब हो गई और सोर्सवॉकर के सामने वाले ग्लोब में वापस उड़ गई। उनके आसपास की दुनिया एक बार फिर सामान्य बर्फीली दुनिया में लौट आई। उसने हार मान ली। निंग को खुशी का एहसास हुआ। गलतफहमी मत पालिए, मैं आपसे नहीं डरता। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर की आवाज आसमान में गूंज उठी। इस स्थिर युद्ध मशीन द्वारा निर्मित आयाम अविश्वसनीय रूप से स्थिर है और इसे आसानी से भेदा नहीं जा सकता। मैं ताओवादी टावडॉन अनगिनत वर्षों से कैओसवर्ल्ड में भटक रहा हूँ और मेरे पास कई तरकीबें हैं। अगर मैं आपको मार भी न सकूं तो भी आपको यहाँ फंसाए रखना मेरे लिए बहुत आसान होगा। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपको तूफान क्षेत्र से होकर गुजरना होगा। अगर कोई आपको परेशान न भी कर रहा हो तो भी आपको इससे पार निकलने में करोड़ों साल लग जाएंगे। अगर मैं दखलंदाजी करूं तो आप जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे। निंग का दिल बैठ गया। दरअसल बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता स्पेस टाइम में भटकने के बजाय धीरे धीरे उड़ना था। काले वस्त्र पहने सोर्सवॉकर शायद सच कह रहा था। हालांकि फ्लेमविंग की शक्ति के कारण उसके लिए भी उन्हें फंसाना इतना आसान नहीं होगा। फुसफुसाहट। फ्लेमविंग के बगल में एक साम्राज्य दिखाई दिया जिसके अंदर निंग, अजूरफाइंड और व्हाइट थॉ थे। घात लगाए जाने के डर से वे उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, एंजोरफिएंट चिल्लाया। फिर तुमने वह सिथे हथियार क्यों रख दिया? हा हा। दाओवादी टावडॉन ने सचमुच एक अजीब सी हंसी निकाली। इससे बख्तरबंद सोर्सवॉकर उसे आश्चर्य से देखने लगा। उसके बड़े भाई के चेहरे पर लगभग हमेशा एक ठंडा भाव रहता था और वह शायद ही कभी हंसता था। तुम मेरी संरचना को आसानी से हरा पाए। मुझे यकीन नहीं है कि इस अराजकतावादी आदिमानव ने संरचना बनाने की कला सीखी है। इसका मतलब है कि तुम दोनों में से एक को संरचना विशेषज्ञ होना चाहिए। दाओवादी टावडॉन की नजरें ठंडी और शांत थीं जब वह निंग के राज्य को घूर रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बस एक दाउमज अग्नि बादल फूल चाहिए, है ना? ये चीजें हमारे किसी काम की नहीं हैं। मुझे एक संरचना को तोड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हें दायरे के अंदर सफेद वस्त्रधारी दाओलॉर्ड के लिए फूल चाहिए, है ना? अगर तुम मुझे उस संरचना को तोड़ने में मदद करो तो मैं तुम्हें वो फूल उपहार में दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दूसरे दाउमज खजाने भी दूंगा, जैसे कि आत्मा धूप फल। मैं वो सब तुम्हें दूंगा। लेकिन बड़े भाई, स्पिरिट इंसेंस फ्रूट तो बहुत स्वादिष्ट है। बख्तरबंद सोर्सवॉकर बीच में ही टोककर बोल पड़ा। दाओवादी टावडॉन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, जिससे वह तुरंत अपना मुंह बंद करके चुप हो गया। एक संरचना को तोड़ना। निंग और एंजोरफाइंड दोनों ही इस बात पर उत्सुक थे क्योंकि वे दायरे के भीतर से इस पर विचार कर रहे थे। अगर वे लड़ाई से बच सकते तो वे ऐसा करना पसंद करते। जाहिर है इस सोर्सवॉकर से निपटना आसान नहीं था। एंजोरफाइंड ने मन ही मन संदेश भेजा, डार्कनॉर्थ, दाउमज फायर क्लाउड फ्लावर और स्पिरिट इंसेंस फ्रूट केवल दाउलॉर्ड्स के लिए ही उपयोगी हैं। सोर्सवॉकर्स या अनंत सम्राटों के लिए ये उतने मूल्यवान नहीं हैं। वह शायद तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा। यह मेरे लिए काम करता है। हालांकि आपको इस पर जीवन भर की शपथ लेनी होगी, निंग ने कहा। बहुत अच्छा। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पूरे आइसविंड सागर में सिर्फ एक ही दाउमज फायर क्लाउड फूल है और वह अभी भी बढ़ रहा है। मेरा अनुमान है कि इसे पकने में हजारों अराजकता चक्र लगेंगे। अगर आप समय को तेज भी कर दें तो भी आप इसे केवल 1000 गुना के अनुपात से ही तेज कर पाएंगे, अन्यथा आप इसके विकास चक्र को प्रभावित करेंगे। दूसरे शब्दों में, आपको इसे वास्तव में प्राप्त करने से पहले कम से कम कुछ दर्जन अराजकता चक्रों का इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं। निंग को शक था कि यह संभव होगा क्योंकि दाउमज अग्नि बादल के फूलों को पकने के 1000 साल के भीतर इस्तेमाल करना होता है। इसलिए जो भी फूल उसे मिले वे कच्चे होने की संभावना थी। इन अद्भुत फूलों को बढ़ने में बहुत लंबा समय लगता था, कुछ दर्जन अराजकता चक्र। ये काफी लंबा समय था, लेकिन उसे अपने दाउमज के लिए अन्य तैयारियां भी करनी थीं। फूल खिलते ही उसे तुरंत दाउमज शुरू करना होगा। बहुत अच्छा, मुझे इस ढाल पर लगी प्रतिबंधात्मक मुहरें खोलने की जरूरत है। ताओवादी टावडॉन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे लगभग 9 मीटर लंबी एक कांसे की ढाल तुरंत उसके सामने प्रकट हो गई। इस ढाल पर एक विशाल जानवर का चेहरा बना हुआ था और इससे एक रहस्यमयी लेकिन प्रभावशाली आभा निकल रही थी। दाओवादी टावडॉन ने कहा, यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं संयोगवश उस समय देख पाया जब मैं सिथेलैंड की सीमाओं पर घूम रहा था, लेकिन मैं इसे सील करने वाली संरचनाओं को हराने में असमर्थ रहा। सिथेलैंड्स। निंग और अजूरफाइंड दोनों आश्चर्यचकित थे। हाँ, पूरी सिथे जाति की मातृभूमि, दाओवादी टावडॉन ने कहा। अब और सवाल मत पूछो, तुम्हारे सामने बस इन मोहरों को खोलना है। निंग और दाओवादी टावडॉन दोनों ने जीवन भर की शपथ ली। उसके बाद ही निंग अपने राज्य से बाहर निकला। फुस। दाओवादी टावडॉन का आकार तेजी से 540,000 मीटर से घटकर निंग के बराबर हो गया।
उसने बख्तरबंद सोर्सवॉकर की तरफ देखा, जो आज्ञाकारी ढंग से सिकुड़ गया। निंग, एंजर फाइंड, व्हाइट थॉर और फ्लेमविंग सभी भी वहां चले गए। कितने कायर हैं, बख्तरबंद सोर्सवॉकर बुदबुदाया। वे बस सावधानी बरत रहे हैं, दाऊवादी टावेडॉन ने कहा। फिर निंग और बाकी दोनों की तरफ देखा। अगर तुम इस ढाल पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ सको तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही होगा। अगर नहीं तो तुम उन खजानों को हासिल करने के बारे में भूल जाओ। निंग सीधे ढाल के पास गया और बोला, चिंता मत करो, अगर मैं इसे नहीं तोड़ पाया तो हम लड़ते रहेंगे। अगर तुम्हारी यही इच्छा हो, इसके लिए बहुत समय होगा। फ्लेमविंग ने दोनों सोर्सवॉकर्स की ओर धीमी आवाज में गुर्राहट की। हाँ, तुम्हारे पास सचमुच एक सिथे खजाना है। निंग ने सिर हिलाया। ये वास्तव में प्रतिबंधात्मक मोहरों की 7 परतों से ढका हुआ है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना होना चाहिए। शुरुआत में मेरे एक दोस्त ने अंदाजा लगाया कि चूंकि इसका आकार ढाल जैसा है, इसलिए यह शायद रक्षा के लिए है, ताओवादी टावेडॉन ने कहा। सिथे युद्ध मशीनें कई प्रकार की होती थीं, कुछ मजबूत होती थीं, कुछ कमजोर। निंग ने जो जंजीरें हासिल की थीं, उनमें दमनकारी प्रभाव थे और वे ऊर्जा सोख सकती थीं, जबकि ताओवादी टावेडॉन ने जो जंजीर इस्तेमाल की थी, वह अपना एक अलग आयाम बनाने में सक्षम थी। रील्स लॉर्ड विंड्रेस का ब्लैकसन लंबी दूरी तक तुरंत टेलीपोर्टेशन करने में सक्षम था और उसके हमले भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। रील्स लॉर्ड की यह अकेली युद्ध मशीन इतनी शक्तिशाली थी कि यह पूरे सेक्टर को प्रभावित कर सकती थी, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से कीमती बन गई। निंग ने सिर हिलाया, फिर ढाल को ध्यान से देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। वह मुस्कुराया। दिलचस्प है, मुझे लगता है कि इस संरचना को स्थापित करने वाले व्यक्ति को विशेषज्ञ माना जा सकता है। ढाल के ऊपर बनी संरचनाएं उसकी शक्ति को दबाने और सील करने का काम करती थीं, जिससे वह उन जंजीरों जैसी लग रही थी जिनमें फ्लेमविंग गॉड को कैद किया गया था। हालांकि ये स्पष्ट रूप से बहुत कम जटिल था। फ्लेमविंग गॉड सिथे के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए 3 सिथे एक्सल्ट भेजे थे, फिर जंजीरें बनाई जिनसे उसे कैद रखा गया था। ये बकलर किसी भी तरह से कैओस प्राइमोडियल के मूल्य के बराबर नहीं था, और जिस व्यक्ति ने इस पर मोहरें बनाई थीं, वह सिथे एक्सल्ट स्तर का नहीं था। फ्लेमविंग गॉड के चारों ओर लगी जंजीरों पर लगी मोहरें अब ये तो बहुत जटिल थीं। अगर निंग के पास सिथे की कई संरचनाओं का विस्तृत संग्रह न होता तो वह उन्हें सुलझा ही नहीं पाता। संरचनाओं के दाव के बारे में उनकी गहरी समझ थी और उनके पास कई विस्तृत मार्गदर्शक भी थे। इसके बावजूद उन्हें सफल होने से पहले जंजीरों का विश्लेषण करने में सैकड़ों अराजकता चक्र बिताने पड़े। तुलनात्मक रूप से उसके सामने मौजूद संरचनाएं कहीं ज्यादा सरल थीं। निंग सिथे शैली की संरचनाओं में महारत हासिल कर चुका था और उसके सामने मौजूद संरचना दरअसल सिथे तकनीकों के उस संग्रह में दर्ज थी। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो धीरे धीरे करते हैं। अगर आप दाउमज फायर क्लाउड फ्लावर के पकने से पहले काम पूरा कर लेते हैं तो सब ठीक रहेगा। आपके पास दर्जनों अराजकता चक्र हैं, दाऊवादी टावेडॉन ने कहा। दर्जनों अराजकता चक्र? मैं झपकी लेने जा रहा हूँ बड़े भाई। जब ये खत्म हो जाए तो मुझे जगा देना। बख्तरबंद सोर्सवॉकर झपकी लेने की तैयारी में मुड़ा। इतनी सारी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। निंग ने बस हाथ बढ़ाया और हल्के से बकलर की सतह पर थपथपाया। निंग की उंगली से एक अनोखी अमर ऊर्जा प्रवाहित हुई और ढाल को ढकने वाली संरचनाओं की परतों को चुपचाप भेदने लगी। पलक झपकते ही संरचनाओं की सभी 7 परतें तुरंत टूट गईं। नीला ढाल तुरंत एक भयानक आभा के साथ निकलने लगा, मानो पहाड़ों का भार हो। निंग को खुद ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पूरी शक्ति लगा दे, फिर भी ढाल को हिला नहीं पाएगा। बड़े भाई, क्या आपने नहीं कहा था कि ये संरचनाएं वाकई बहुत कठिन थीं? बख्तरबंद सोर्सवॉकर हैरानी से देखने लगा। दाऊवादी टावेडॉन भी हैरान रह गया। कुछ ही पल बाद उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई और उसने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में निंग के कंधों पर थपथपाया। निंग खुद भी हैरान रह गया। दाऊवादी टावेडॉन ने खुशी से हंसते हुए कहा, तुम बुरे नहीं हो छोटे दाऊलॉर्ड बच्चे। मुझे लगा था कि तुम्हारे पीछे खड़ा दुबला पतला बूढ़ा आदमी ही रूप रचनाओं में माहिर है। जब मैंने देखा कि यह तुम हो तो मैंने सचमुच उम्मीद छोड़ दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इसे तुरंत तोड़ दोगे। तुम वाकई कमाल हो। बेझिझक दाऊमज अग्नि बादल फूल और धूप फल ले लो। हाँ, ठीक है, मेरे खजाने में कुछ और धूप फल भी हैं। मैं इन्हें अपने आने वाले दोस्तों को खिलाने की सोच रहा था, लेकिन मैं तुम्हें दे देता हूँ। पुस्तक 38 अध्याय 37 बर्फीले समुद्र में 50 अराजकता चक्र। ताओवादी टावेडॉन ने बोलते हुए हाथ हिलाया, जिससे उसके सामने एक हरे रंग का डिब्बा खुल गया। डिब्बे के अंदर 5 लाल लाल फल थे, जिनसे ऐसी रसीली आभा निकल रही थी कि जी निंग की लार टपकने लगी। धन्यवाद। निंग ने खुशी खुशी हाथ हिलाकर सब फल स्वीकार कर लिए। हालांकि ये फल उसके लिए सीमित उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उसके अच्छे दोस्त निंडस्ट या उसके गुरु सुभूति जैसे लोगों के लिए जब उनके दाऊमज का समय आएगा, ये फल बहुत काम आएंगे। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए तो ये बस कैंडी की तरह है। इसका फायदा बस स्वाद है, ये सिर्फ तुम दाऊलॉर्ड्स के काम का है। निंग के प्रति दाऊवादी टावेडॉन का रवैया साफ तौर पर काफी सुधर गया था। आओ, मैं तुम्हें दाऊमज अग्नि बादल फूल के पास ले चलता हूँ। निंग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत फ्लेमविंग, एजरफाइंड और व्हाइट थॉ को दाऊवादी टावेडॉन और बख्तरबंद सोर्सवॉकर के पीछे पीछे जमीन के अंदर गहराई में जाने के लिए प्रेरित किया। बर्फीले समुद्र की गहराई जमी हुई सुरंगों से भरी हुई थी। दाऊवादी टावेडॉन ने निंग के समूह को तेजी से एक अंतरिक्ष समय संरचना के सामने पहुंचाया। मेरे इस क्षेत्र में कई तूफान आते हैं, जिससे स्पेस टाइम अस्थिर हो जाता है।
मैं भी स्पेस टाइम के पार नहीं जा सकता, ताओवादी टावडॉन ने कहा। इसलिए मैंने कुछ क्षेत्रों में स्पेस टाइम को स्थिर करने के लिए इन सभी संरचनाओं को स्थापित करने में काफी मेहनत की। मैं कुल 8 स्थिर स्पेस टाइम सुरंगें बनाने में कामयाब रहा, जिनकी मदद से मैं आइसविंड सागर के विभिन्न हिस्सों में काफी तेजी से यात्रा कर सकता हूँ। इससे पहले हमें धीरे धीरे सामान्य रूप से उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया था, एजोरफाइंड ने हंसते हुए कहा। हाँ, जब साधक हमें देखते हैं तो वे आमतौर पर डर जाते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। ताओवादी टावडॉन हंसा। बहुत कम लोग हमसे डरते हैं। आओ हम इस दल में प्रवेश करें। फुसफुसाहट। इस संरचना ने स्पेस टाइम को स्थिर कर दिया, जिससे एक स्थिर स्पेस टाइम सुरंग बन गई, जिससे निंग के समूह को आइसविंड सागर के एक अलग हिस्से में जल्दी से पहुंचाया जा सका। जल्द ही ताओवादी टावडॉन उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां दाउमच फायर क्लाउड फ्लावर था। धरती की गहराई में पानी का एक ठंडा कुंड था जो नीली रोशनी से जगमगा रहा था। कुंड के बिल्कुल बीच में एक फूल था जो धीरे धीरे लहरा रहा था। फूल अभी खिला नहीं था, लेकिन उसका रंग गुलाबी हो चुका था। उसके 3 पत्ते थे और सभी लाल रंग के थे और मानो आग की लपटों से चूमे हुए थे। वहीं दाउमच अग्नि मेघ पुष्प है, ताओवादी टावडॉन ने बोलते हुए इशारा किया। एक बार जब दाउमच अग्नि मेघ पुष्प खिल जाएगा तो ये सचमुच शानदार होगा। तो ये दाउमच अग्नि बादल फूल जमीन के नीचे है? निंग थोड़ा चौंका। ताओवादी टावडॉन, क्या ये सच है कि आइसविंड सागर में कोई और दाउमच अग्नि बादल फूल नहीं है? जिस फूल के बारे में रील्स लॉर्ड विंड्रेस ने बताया था वह एक घाटी में था। लेकिन हाँ, ये तो बहुत पहले की बात है। वह फूल बहुत पहले खिल चुका था और तोड़ा जा चुका था। फिर भी निंग को लगा कि जमीन के ऊपर भी और फूल होने चाहिए। दाउमच अग्नि मेघ फूल बहुत अनोखे होते हैं और केवल बर्फीले समुद्र जैसी अनोखी जगह ही इन्हें जन्म दे सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बर्फीले समुद्र में एक समय में केवल एक ही फूल खिल सकता है। ताओवादी टावडॉन हंसा। कभी कभी ये जमीन के नीचे खिलते हैं, कभी कभी ये पहाड़ की चोटियों पर या पहाड़ के बीचों बीच खिलते हैं। ये बर्फीले समुद्र में कहीं भी खिल सकते हैं, लेकिन किसी भी समय केवल एक ही खिल सकता है। यह मेरा क्षेत्र है और मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये सच है, किसी भी समय केवल एक ही होता है। बख्तरबंद सोर्सवॉकर ने सहमति जताई। और जब ये खिलता है तो काफी हलचल मचाता है। हम इसके स्पष्ट संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा बड़ा भाई अक्सर बाहरी दुनिया में घूमता रहता है, लेकिन मैं हमेशा यहीं आइसविंड सागर में रहता हूँ। मैंने सैकड़ों दाउमच फायर क्लाउड फूल खिलते देखे हैं और हर बार प्रक्रिया एक जैसी ही होती है। निंग ने सिर हिलाया। अगर वे बिना पकड़े चुपके से अंदर घुस भी जाते तो भी वे बर्फीले समुद्र की पूरी सतह छान मारने के बाद भी फूल नहीं ढूंढ पाते। और भूमिगत क्षेत्र की बात, जमी हुई भूमिगत सुरंगें अविश्वसनीय रूप से घुमावदार और जटिल थीं। यहाँ नीचे फूल ढूंढना और भी मुश्किल होता और उनके खोजे जाने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती। ऐसा लगता है कि उन्हें जल्दी ही पता चल जाना और लॉर्ड टावडॉन के खिलाफ लड़ाई में मजबूर होना वाकई एक अच्छी बात थी। इससे कम से कम उनका ज्यादा समय तो बर्बाद नहीं हुआ। इसमें तो बस एक कली और एक तना है। खिलने से पहले इसे हजारों अराजकता चक्रों से गुजरना होगा। ताओवादी टावडॉन ने निंग की ओर देखा। क्या तुम कोई संरचना बनाओगे या मैं तुम्हारे लिए कर दूं? मुझे इजाजत दो। निंग तुरंत आगे बढ़ा। तुम्हारी संरचनाएं मेरी संरचनाओं से ज्यादा मजबूत हैं और तुम ज्यादा बारीकियों पर ध्यान देते हो। ताओवादी टावडॉन पास से देखते हुए खुशी से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर आमतौर पर हमेशा एक ठंडा भाव रहता था, लेकिन आज वह असाधारण रूप से अच्छे मूड में था। ये सिथे हथियार जिसने उसे अनगिनत युगों से उलझन और निराशा में डाल रखा था, आखिरकार खुल गया था। उसने इसे पहले ही गुप्त रूप से बांध लिया था और अब जानता था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस हथियार के साथ वह अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और अपने दोस्तों और साथियों के बीच उसका रुतबा शायद थोड़ा बढ़ गया होगा। निंग ने सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक पूरे हिमकुंड के चारों ओर एक अस्थायी त्वरण संरचना स्थापित की। हालांकि ताओवादी टावडॉन ने कहा था कि अधिकतम 1000 गुना अस्थायी त्वरण है। निंग ने केवल धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक अस्थायी त्वरण दर को बढ़ाया। 100x, 300x, 500x। निंग को डर था कि वह दाउमच फायर क्लाउड फ्लावर के विकास पैटर्न को बिगाड़ सकता है, लेकिन अंत में दाओइस्ट टावडॉन सही था। निंग बिना किसी अस्थिरता के अस्थायी त्वरण को 1000x तक अपग्रेड करने में सक्षम था। वाह! निंग ने राहत की सांस ली। दाउमच अग्नि बादल पुष्प हाथ में था। फिलहाल उसे अपनी तैयारियों के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। जहां तक बाहरी स्रोतों की बात है, उसके पास ऑटोक का पत्थर का मंच, स्टोनफायर पल और एक दाउमच अग्नि बादल पुष्प था। ये कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां एकदम सही थीं। निंग ने अस्थायी रूप से आइसविंड सागर में निवास किया। ताओवादी टावडॉन और उसके भाई ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और अंततः निंग को पता चला कि बख्तरबंद सोर्सवॉकर की ताओवादी उपाधि फायरफ्लेम थी। सोर्सवॉकर ने स्पष्ट रूप से आइसविंड सागर जैसी जगह में रहने का चुनाव किया था, फिर भी उसने अपनी उपाधि फायरफ्लेम ही चुनी थी। निंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। निंग ने आइसविंड सागर में 50 से ज्यादा अराजकता चक्र बिताए। निंग के लिए यह एक बहुत लंबा समय था। उसका प्राइमल ट्विन एजियोर फ्लावर एस्टेट में ही रहा और ऑटोक के पत्थर के मंच पर 100 गुना गति से गति बनाए रखते हुए एक के बाद एक तकनीकों पर ध्यान करता रहा और समय का एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने प्रशिक्षण में कुल 5000 से ज्यादा त्वरित अराजकता चक्र बिताए।
सच तो ये है कि निंग की स्पेस टाइम संरचनाओं, कर्म और ओमेगा स्वॉर्ड दाव पर महारत के कारण उसके लिए अन्य तकनीकों का अध्ययन करना काफी आसान था। यहाँ तक कि सबसे कठिन दाव अंकगणित का दाव भी निंग ने कर्मगणित के लिए आवश्यक समय के आधे से भी कम समय में सीख लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि संरचनाओं का दाव और कर्मगणित का दाव दोनों ही अंकगणित के दाव से कई तरह से जुड़े हुए थे। सच तो ये है कि कई दाव थे जो महत्वपूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए बर्फ का दाव और पानी का दाव। बर्फ को पानी के दाव का ही एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन बर्फ का दाव उसका एक शुद्ध विस्तार था जो इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता था। एक के बाद एक दाव निंग उनमें से कई में आर्कॉन स्तर तक पहुंच गया, जिससे उसे विशाल कैओस्वस की कार्यप्रणाली के बारे में कई नई जानकारियां मिलीं। हालांकि जैसा कि उसे संदेह था, वह अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के बारे में एक भी नई जानकारी हासिल नहीं कर पाया। कोई तकनीक नहीं थी, कोई साधना पथ नहीं था, कोई अंतर्दृष्टि नहीं थी जो उसके ओमेगा तलवार दाव में काम आ सके। मैं कोई प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस अपना सब कुछ दावमज में झोंक सकता हूँ, निंग ने सोचा। बर्फीले समुद्र में बिताए कई वर्षों ने उसके हृदय को संयमित कर दिया और उसका दाव हृदय पहले से भी अधिक पवित्र हो गया। अन्य सभी विचार उससे दूर हो गए थे। उसके मन में केवल दावमज के विचार थे। निंग, दाओइस्ट टावडॉन, फ्लेमविंग भगवान और अन्य सभी लोग जलते हुए तालाब के पास गहरे भूमिगत स्थान पर एकत्रित हुए थे। लगभग ये किसी भी क्षण खिल जाएगा। दाओवादी टावडॉन और दाओवादी फाइफ्लेम, दो सोर्सवॉकर, आंखों में उम्मीद की किरणें लिए देख रहे थे। निंग ने तालाब के बीचों बीच लगे फूल को गौर से देखा। उसमें कलियां खिल रही थीं। पहले की तुलना में उसके अंदर जमा अद्भुत ऊर्जा का घनत्व काफी बढ़ गया था, मानो वह किसी भी क्षण फूट पड़ेगा। फुफ! अचानक बिना किसी पूर्वाभास के फूल खिल गया। ज्वलंत ऊर्जा आसपास के क्षेत्र में फैल गई, जिससे एक सुंदर ज्वलंत फूल बन गया। पत्तों से घिरे धधकते बादल उस क्षेत्र में छा गए। फूल खिल गया था और अपनी सुंदरता दुनिया के सामने बिखेर रहा था, जिसे सब देख सकते थे। अग्नि मेघ पुष्प, निंग ने धीरे से कहा। दावमज अग्नि मेघ पुष्प, जल्दी करो और इसे काट लो, डार्कनॉर्थ, दाववादी टावडॉन ने कहा। निंग तुरंत आगे बढ़ा और उसकी संरचना को हटा दिया, फिर अपनी अमर ऊर्जा को फूल की ओर भेजा। इसने आसानी से पूरे अग्निमेघ फूल को ढक लिया और फिर उसे जड़ से उखाड़ दिया। उसी समय निंग ने अपने सामने एक जेड बॉक्स प्रकट किया। जेड बॉक्स खुल गया और निंग ने फूल को बॉक्स में रख दिया और उसके ऊपर एक अस्थायी मंदी संरचना स्थापित कर दी। समय की गति धीमी होती गई। जब यह सामान्य समय की गति के 10 लाखवें हिस्से पर पहुंची तो निंग को एहसास हुआ कि संरचना को बनाए रखने के लिए जरूरी ऊर्जा की मात्रा अचानक इतनी बढ़ गई है कि वह भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसे जबरदस्ती इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो, दाववादी टावडॉन ने कहा। एक बार दावमज अग्नि बादल फूल खिल जाए तो उसे 1000 सालों के अंदर इस्तेमाल करना होगा, वरना उसकी अद्भुत ऊर्जाएं पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगी। आप इसके आसपास समय को धीमा कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऊर्जाएं स्वाभाविक रूप से इसका विरोध करने की कोशिश करेंगी। इसलिए आपके लिए इसके आसपास समय को पूरी तरह से स्थिर करना असंभव है। निंग ने समझ में सिर हिलाया। किसी के लिए भी दावमज अग्नि बादल पुष्प की ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट होने से रोकना असंभव था। अगर कोई इसके चारों ओर समय को रोक सके तो दावमज अग्नि बादल पुष्पों को इकट्ठा करना और फिर उन्हें दावलॉर्ड्स के उपयोग के लिए संग्रहित करना आसान होगा। हालांकि कोई भी समय को सामान्य गति के 10 लाखवें हिस्से तक धीमा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, फूल को अधिकतम 1 अरब वर्षों तक संरक्षित रखा जा सकता है। कोई भी बड़ी शक्ति, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, दावमज अग्नि बादल पुष्पों का विशाल भंडार एकत्र नहीं कर पाएगी। बस बहुत हो गया, मेरे पास इसे अपने वतन वापस लाने के लिए काफी समय होगा। निंग मुस्कुराया और दाववादी टावडॉन की ओर देखा। भाई टावडॉन, मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको काफी परेशान किया है। अब हमारे जाने का समय हो गया है। दावमज आप साधकों के लिए सबसे बड़ी बाधा है जिसका सामना करना होगा। आपको सावधान रहना होगा। अगर आप सफल हुए तो हम भविष्य में फिर से मिल पाएंगे, दाववादी टावडॉन ने कहा। पुस्तक 38, अध्याय 38, दावमज से पहले की रात। विशाल बर्फीले महाद्वीप पर वापस आकर दाववादी टावडॉन और दाववादी फायरफ्लेम सिर उठाए हुए देख रहे थे, क्योंकि साम्राज्य तेजी से आसमान में ऊपर उठ रहे महान तूफान की ओर बढ़ रहा था। बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि वह दावमज में सफल होगा? दाववादी फायरफ्लेम ने पूछा। वह एक प्रसिद्ध ओमेगा दाव में प्रशिक्षण ले रहा है। उसका दावमज बहुत कठिन होगा। दाववादी टावडॉन ने अपना सिर हिलाया। आइसविंड सागर में बिताए गए कई अराजकता चक्रों के दौरान जी निंग ने स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ दाव पर चर्चा की थी। वह एकमात्र दावलॉर्ड मित्र है जो मैंने कभी बनाया है। मुझे आशा है कि वह अपने दावमज में सफल होगा। निंग के समूह ने तूफानी परत के माध्यम से धीरे धीरे उड़ान भरने में 100 मिलियन से अधिक वर्ष बिताए, फिर अपने वतन की ओर तेजी से वापस लौटने लगे। दावमज अग्नि मेघ पुष्प निंग द्वारा आइसविंड सागर में अर्जित सबसे महत्वपूर्ण खजाना था। हालांकि इसके अलावा उसने 15 धूप फल भी अर्जित किए थे। फ्लेम ड्रैगन रील्म्स, वास्तेवेन क्षेत्र, वास्तेवेन महल, फुफकार, एक साम्राज्य महल की सुरक्षा में लगी बाधाओं को पार करके डार्कनॉर्थ एस्टेट पर उतरा। आमतौर पर डार्कनॉर्थ एस्टेट में सिर्फ सू यूजी और पिलसेंट ही होते थे। निंग के शिष्य आमतौर पर उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करते थे। जी निंग, गुरुजी, सम्राट सोलेस्की, सू यूजी और पिलसेंट सभी उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आए। निंग और बाकी लोग उस क्षेत्र से बाहर उड़ गए। निंग ने उस क्षेत्र को अपने पास रख लिया, फिर मुड़कर मुस्कुराया। बड़े भाई, यूजी,
पिलसेंट, आप सफल हुए? सम्राट सोलेस्की ने उम्मीद से पूछा। मुझे दाउमज अग्नि मेघ पुष्प मिल गया है, निंग ने कहा। मैं अगले साल इसकी तैयारी में बिताने की योजना बना रहा हूँ। मैं वास्तवेन महल की सुरक्षा के लिए संरचनाओं और अवरोधों का भी पुनर्निर्माण करूंगा। उसके बाद मैं दाउमज की शुरुआत करने की योजना बना रहा हूँ। दाउमज, सोलेस्की, सू यूजी और पिलसेंट सभी हैरान थे। गुरुजी, आप इतनी जल्दी दाउमज करने की कोशिश कर रहे हैं? सू यूजी ने घबराहट में कहा। गुरुजी, आप अभी अपनी जीवन सीमा के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दाउमज करने से पहले आप 1,00,000 अराजकता चक्र और इंतजार कर सकते हैं। निंग ने कहा, तुम यह नहीं जानते कि अग्निमेघ दाउमज फूल को तोड़ने के 1,000 साल के अंदर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इससे भी ज्यादा जरूरी बात, अगर मैं थोड़ी देर और भी देर कर दूं, तो भी दाउमज में इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। वह सचमुच कोई सुधार नहीं कर सकता था। ओमेगा स्वॉर्ड दाव के बारे में उसे कोई नई जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी। इंतजार करना समय की बर्बादी होगी। इसके अलावा निंग जानता था कि ओमेगा स्वॉर्ड दाव के लिए दाउमज कितना मुश्किल होगा। उसे इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ होना होगा। वह जरा भी कायरता नहीं दिखा सकता था। उसका एकमात्र मौका बेरहमी से आगे बढ़ना और फिर सफल होना था। गुरु, आप। सू यूजी की आंखें चिंता से भर गईं। सावधान रहना। वह निंग के साथ दाउमज पर चढ़ने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन वह खुद हाल ही में चौथे चरण की दाव लॉर्ड बनी थी। उसका दाव उतना मजबूत नहीं था और इसीलिए वह अभी तक दाउमज के कगार तक भी नहीं पहुंच पाई थी। पिलसेंट भी चौथे चरण का दाव लॉर्ड था, लेकिन उसे भी इसकी तैयारी के लिए काफी समय चाहिए था। चिंता मत करो। निंग ने सू यूजी की ओर देखा। यूजी, मुझे बता देना कि तुम दाउमज में कब शामिल होने की योजना बना रही हो। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार रखूंगा। निंग समझ सकता था कि कौन सचमुच उसकी परवाह करता है। ये बात अब और भी सच थी क्योंकि वह कर्म के ताव में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया था। वहां मौजूद तीनों, सोलेस्की, पिलसेंट, सू यूजी में से निस्संदेह सू यूजी ही निंग की सबसे ज्यादा परवाह करती थी और उन दोनों के बीच के कर्म बंधन बेहद गहरे थे। वह शायद उसकी रक्षा के लिए अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाएगी और इसलिए निंग स्वाभाविक रूप से सू यूजी के ज्यादा करीब महसूस करता था। जी निंग, क्या हमें हेगेमॉन राइटशो और बाकियों को बता देना चाहिए कि तुम दाउमज पर हमला करने की कोशिश कर रही हो? सोलेस्की ने पूछा। तीनों हेगेमॉन ने मुझसे गुजारिश की है कि अगर तुम दाउमज पर हमला करने की योजना बना रही हो तो मैं उन्हें पहले ही बता दूं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। मैं ज्यादा बवाल नहीं मचाना चाहता। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। सोलेस्की ने सिर हिलाया। सोलेस्की जानता था कि हेगेमॉन राइटशो और बाकी लोग निंग के दाउमज प्रयास की सूचना क्यों चाहते थे। इसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ने ऐसा अनुरोध किया था। दूसरा कारण ये था कि वे खुद को तैयार करने का एक मौका चाहते थे। एक बार जब कोई दाव लॉर्ड अपने दाउमज में असफल हो जाता तो उसकी सच्ची आत्मा विघटित होने लगती, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया थी। एक सच्ची आत्मा जितनी अधिक शक्तिशाली होती, उसे पूरी तरह से विघटित होने में उतना ही अधिक समय लगता। ये याद रखना जरूरी है कि विश्वदेव नॉर्थरेस्ट की सच्ची आत्मा भी विघटित होने से पहले लगभग एक अराजकता चक्र तक जीवित रही थी। निंग की वर्तमान अंतर्दृष्टि को देखते हुए अगर उसकी सच्ची आत्मा विघटित भी हो जाती तो शायद वह बहुत लंबे समय तक टिक पाती। चूंकि उसकी मृत्यु निश्चित थी और उसके पास कितना समय था, कौन जानता था कि वह क्या कर सकता है। क्या वह कोई मुसीबत खड़ी करेगा? कई संसार दाव लॉर्ड जो दाउमज में असफल रहे अपना आपा खो बैठे और अपनी मनमानी करने लगे। कुछ ऐसे काम करने लगे जो वे आमतौर पर कभी करने की हिम्मत नहीं करते। कुछ तो इतने पागल हो गए कि उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों का कत्लेआम कर दिया। ये याद रखना जरूरी है कि निंग के साथ ज्वाला पंख वाले देवता थे। दाव लॉर्ड जितना शक्तिशाली होता, पागल होने पर दाव लॉर्ड उतना ही भयानक हो सकता था। अगर निंग दाउमज में असफल रहा और सचमुच एक राक्षसी बन गया और ज्वाला पंख वाले देवता को उत्पात मचाने पर मजबूर कर दिया, तो उसे कौन रोक सकता था? अपने दाउमज के दौरान मैं बस शांति और सुकून की कामना करता हूँ, निंग ने शांति से कहा। मुझे अच्छी तरह पता है कि रियल्स लॉर्ड विंड्रेस क्या करने की कोशिश कर रहा है और आइसपीक आर्मी का लोनली किंग भी, जो धीरे धीरे अपना समय बिता रहा है। हालांकि अगर मैं फ्लेमविंग किसी को दूंगा तो मैं ही तय करूंगा कि मैं उसे किसे दूंगा। निंग जानता था कि दोनों उसके दाउमज में असफल होने और फिर मरने का इंतजार कर रहे थे। सच तो ये है कि निंग दिल से फ्लेमविंग को किसी और की सेवा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। अगर वह अपने दाउमज में असफल होकर मर गया, वह चाहता था कि फ्लेमविंग खुद चुनाव कर सके। देखते हैं, इंतजार करते हैं। निंग ने इस बारे में बहुत पहले ही कुछ फैसले ले लिए थे। अगर वह अपने दाउमज में नाकाम रहा और मरने लगा तो वह दूसरों के लिए खौफ का सबब बन जाएगा। अगर वह कामयाब रहा तो नतीजे तो जाहिर ही होंगे। मुझे इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक काम करना है, दाउमज को पूरा करना। निंग का ध्यान दाउमज पर बहुत ज्यादा केंद्रित था। निंग ने आइसविंड सागर में बिताए अराजकता चक्रों के दौरान कई अलग अलग दाव में महारत हासिल की थी, जिनमें अंकगणित का दाव भी शामिल था। उसने त्रिलोक और वास्तवेन महल के लिए संरचनाओं के दाव को और भी निखारने में काफी समय बिताया था। उसने सिथे और साधक सभ्यताओं दोनों की कई संरचनाओं का अध्ययन किया था और फिर उन्हें संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करके एक भयानक, जटिल और भव्य संरचना को पूर्ण किया था। ये भव्य संरचना कुल 52 अलग अलग संरचनाओं से बनी थी। निंग इसे वास्तवेन महल और तीनों लोकों में स्थापित करने की तैयारी कर रहा था। ये भव्य संरचना अविश्वसनीय रूप से गहन थी,
संभवतः संरचनाओं के ताव के माध्यम से उस स्तर तक पहुंचने वाले किसी भी हेगेमॉन के लिए इस संरचना तक पहुंचना आसान नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक ऐसी संरचना थी जिसमें कई प्राचीन महागुरुओं के सार समाहित थे। निंग बस उन्हें उनकी बुद्धि के अनुसार स्थापित कर रहा था, फिर अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके उन सभी 52 को एक साथ मिला रहा था। ये दो अलग अलग संरचनाएं यिन और यांग की तरह थीं, जो आपस में मिलकर एक संपूर्ण संरचना का निर्माण करती थीं। यहाँ तक कि संरचनाओं के दाव का एक अधिपति भी, जो तकनीकी रूप से इसे हल करना और फिर उसका उल्लंघन करना चाहता था, उसे ये काफी कठिन लगता। संभवतः उसे सफल होने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता। इस पर काबू पाने के लिए अपरिष्कृत बल का प्रयोग करने की बात क्या है। निंग के पास इतने खजाने थे कि वह इन संरचनाओं के लिए निश्चित रूप से केवल बेहतरीन ऊर्जा स्रोतों का ही उपयोग कर रहा था। ये अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत जब इन शक्तिशाली संरचनाओं के साथ मेल खाते तो ये सुनिश्चित करते कि 10 हेजेमोन मिलकर भी इस संरचना को हिला नहीं पाएंगे। निंग स्वयं शक्ति के हेजेमोनिक स्तर पर था, इसलिए वह जानता था कि यह संरचना कितनी शक्तिशाली है। हालांकि निंग को अपनी सेना पर भरोसा नहीं था कि वह रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस के प्रसिद्ध ब्लैकसन हथियार का सामना कर पाएगी। ब्लैकसन 2 बेहद दूर स्थित स्थानों को आसानी से जोड़ने में सक्षम था और अविश्वसनीय शक्ति वाले हमले भी कर सकता था। 3 लोगों का स्थान और अस्तित्व हमेशा से एक रहस्य रहा है। जो भी इसके बारे में जानता है उसने बहुत पहले ही इसकी जगह न बताने की कसम खा ली है। निंग ने सोचा, अगर मैं दावमज में असफल रहा तो मैं 3 लोगों के लिए कुछ और छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैं जो कर सकता हूं उसकी एक सीमा है, बाकी सब आने वाली पीढ़ियों पर निर्भर करेगा। निंग इस बात से काफी शांत और निश्चिंत महसूस कर रहा था। उसने अपार सुख और अपार दुख दोनों देखे थे। अगर वह दावमज में असफल रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों लोगों का भविष्य वास्तव में तीनों लोगों के साधकों पर ही निर्भर करेगा। समय बीतता गया, एक के बाद एक दिन। निंग ने वास्तवन महल और तीनों लोगों में अपनी संरचनाएं स्थापित कर लीं और जिन सामग्रियों और ऊर्जा स्रोतों का उसने इस्तेमाल किया उनका मूल्य 3 हेगेमॉन्स की कुल संपत्ति के बराबर था। हालांकि निंग के लिए ये चीजें वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। वास्टहेवन पैलेस में डार्क नॉर्थ एस्टेट का माहौल बेहद शांत और सुकून भरा था। सू यूजी, पिल्सेंट, हेगेमॉन अजूरफाइंड और यहाँ तक कि आमतौर पर उग्र रहने वाला फ्लेमविंग भी असाधारण रूप से शांत था। सभी जानते थे कि जी निंग अगले दिन दावमज पर हमला करने वाली है। कल निंग ने रात के आसमान में देखने के लिए अपना सिर उठाया। ज्वालामुखी, मास्टर, गोल मटोल फ्लेमविंग तुरंत वहां चला आया। कल मैं दावमज पर जाने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ हुआ या कोई मुझे रोकने आया तो मुझे अपनी संपत्ति दुनिया के खजाने में ले जाना। निंग ने कहा, समझ गया। फ्लेमविंग ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, जो भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। निंग मुस्कुराया। यह एक बैकअप योजना से ज्यादा कुछ नहीं था। सच तो ये है कि उसका प्राइमल ट्विन ही उसके दावमज का सबसे अहम हिस्सा होगा, क्योंकि वह एज्योर फ्लावर एस्टेट में था और पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। उसके पास ऑटोक का पत्थर का मंच और स्टोनफायर पल भी था। इसका मतलब था कि दावमज तक पहुंचने की उसकी संभावना सबसे ज्यादा होगी। निंग ने अपने प्राइमल ट्विन को दावमज फायर क्लाउड फ्लावर भी भेजा था। चूंकि उसका प्राइमल ट्विन और उसका असली शरीर एक ही पूरे का हिस्सा थे, इसलिए वे दोनों एक साथ दावमज में शामिल होंगे। इसलिए अगर कोई निंग के असली शरीर को परेशान करने भी आया तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। निंग रात के आसमान की ओर देखता रहा। उसका दिल असाधारण शांति का अनुभव कर रहा था। आइसविंड सागर में अपने अनुभवों और चुपचाप संरचनाओं की तैयारी में बिताए 1 साल के बाद उसने अपना पूरा दाव हृदय दावमज पर केंद्रित कर लिया था। अचानक उसके मन में एक खास इच्छा कौंधी। दावमज शुरू करने से पहले वह त्रिलोकों को देखना चाहता था। उसने अपनी इस इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। मैं एक छोटी सी यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, निंग ने कहा। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। पुस्तक 38, अध्याय 39, एकांत। जी निंग अकेले ही त्रिलोक पहुंच गए। कर्म और अंकगणित के ताव में उनकी महारत को देखते हुए अगर वे खुद नहीं देखना चाहते तो किसी के लिए भी उन्हें देखना लगभग असंभव था। 3 लोक। श्वेत वस्त्रधारी निंग उस शून्य में कमल मुद्रा में बैठा आदिकालीन अराजकता के सुदूर शून्य में घूर रहा था। बहुत पहले मूल 3 लोक यहीं स्थित थे। हालांकि नए 3 लोक अब तक कई बार नष्ट हो चुके थे और एक पूर्ण अराजकता लोक के रूप में पुनर्जन्म ले चुके थे। ये फिर कभी दिव्य लोक, नश्वर लोक और पाताल लोक या 3000 प्रमुख लोकों और खरबों लघु लोकों में विभाजित नहीं हुआ। निंग कमल मुद्रा में बैठा चुपचाप शून्य में देख रहा था। हालांकि उसकी आत्मा तेजी से धड़क रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह प्राचीन त्रिलोक देख रहा हो। उसके मन में अनगिनत दृश्य घूम रहे थे। उसके विचार इस ओर मुड़ गए कि कैसे पाताल लोक पर सीमलेस एलायंस का हमला हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप निंग का पुनर्जन्म दादी मेन के सूप पिए बिना ही हो गया था। वह जी कुल में पैदा हुआ था। वह अपने पिताजी येचुआन और माँ युची स्नो के घर पैदा हुआ था। उसके बाद वह ब्लैक व्हाइट कॉलेज में प्रशिक्षु बना। अपने पहले गुरु अमर डायनकाई से मिला। म्यू नॉर्थसन से दोस्ती की। फिर नाइन लोड्स और यू वेई से मिला। नाइन लोड्स एक सीधी सादी इंसान थी जिसने अपने लिए उस व्यक्ति को चुनने की हिम्मत की जिसे वह प्यार करती थी, लेकिन वह एक बेहद निर्णायक इंसान भी थी। यंग फ्लेम कबीले के साथ समस्याओं के कारण वे अलग हो गए थे, जबकि यू वेई ने हमेशा चुपचाप उसका साथ दिया था। अमर भाग्य के सम्मेलन के दौरान लू डोंगबिन और जिया सम्राट, अनगिनत अन्य अमर और दुष्ट देवताओं के साथ, सभी ने देखा कि निंग और यू वेई अंततः एक साथ हो गए।
अफसोस, कुछ ही समय बाद निंग को माउंट इनहॉट के त्रितारा अर्धचंद्राकार निवास में ले जाया गया, जहां उसने कुलपति सुभूति के संरक्षण में प्रवेश किया। जब वे अगली बार मिले, तब तक सीमलेस एलायंस और नुवा एलायंस एक दूसरे के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ चुके थे। यूवेई निंग अतीत को याद करता रहा। उसे अपनी दिवंगत पत्नी के लिए सचमुच बहुत दुख और दया आ रही थी। उन दिनों निंग ने तीनों लोकों में घूम घूम कर अपना दबदबा कायम कर लिया था। अंत युद्ध के दौरान उसने युद्ध के पूरे नतीजे को खुद पलट दिया था और फिर अपने साहसिक कारनामों को जारी रखने के लिए तीनों लोगों को छोड़ दिया था। अब वह विशाल अराजकता जगत में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया था कि हेजेमोन भी उससे भयभीत हो गए थे। उसने न केवल एक हेजेमोनिक अनुचर का सामना किया था, बल्कि एक कैओस आदिमानव को भी वश में कर लिया था और एक संसार डाउलॉर्ड के रूप में हेजेमोनिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। इन सब बातों को देखते हुए निंग को सचमुच एक चमकदार व्यक्तित्व कहा जा सकता है। वह सम्राट हाथस्वॉर्ड या हेगेमोन ब्राइटशो से भी कहीं ज्यादा चमकदार था, लेकिन उसकी पत्नी, उसका भाग्य कहीं ज्यादा विपत्तिपूर्ण और दयनीय था। पिछले जन्म में वह एक छोटे से चरागाह जनजाति में पैदा हुई थी। उस जनजाति पर विपत्तियां आ पड़ी थीं, जिसके परिणामस्वरूप उसे अंतहीन यातनाएं झेलनी पड़ीं, जिसने उसे एक स्त्री असुर राक्षस में बदल दिया। उसने एक नारकीय जीवन जिया था, जहां देवराज दूर से गुप्त रूप से उसका शोषण कर रहे थे। हालांकि अगले जन्म में उसका पुनर्जन्म एक अमर के रूप में हुआ था। उसकी आत्मा देवराज के नियंत्रण में ही रही। वह उसकी पीड़ा थी और परिणामस्वरूप उसका हृदय इतनी चिंता और भय से भर गया था कि शुरू में वह निंग से अपने प्रेम का इजहार करने से भी डरती थी। आखिरकार निंग उसके पास आ ही गया। यूवेई ने तय कर लिया था कि उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय वह अपनी आत्मा का टूटना स्वीकार कर लेगी और इस तरह दोनों एक हो गए। अफसोस, देवराज उसे धमकाता और मजबूर करता रहा। यूवेई जानती थी कि आखिरकार उसकी पोल खुल ही जाएगी, इसलिए उसने निंग से एक बच्चा पैदा किया। उस बच्चे के जन्म के तुरंत बाद यूवेई को नरक में भेज दिया गया और अंततः उसकी सच्ची आत्मा समाप्त हो गई। उसका जीवन एक विपत्तिपूर्ण और दुखद जीवन था। उसके जीवन का एकमात्र सुखद क्षण निंग के साथ बिताया गया समय और उसके लिए एक बेटी को जन्म देना था। दुर्भाग्य से खुशी का वह क्षण क्षणिक ही रहा। निंग उस रात अंतरिक्ष के खालीपन में अकेले बैठा चुपचाप बीते दिनों के बारे में सोचता रहा। उसके विचार मुख्यतः अपनी पत्नी यूवेई के साथ बिताए पलों के बारे में थे। एक शक्तिशाली साधक होने के नाते वह अपनी हर पुरानी याद को पूरी स्पष्टता से याद रख पाता था। समय का बीतना भी उसे जरा भी धुंधला नहीं कर पाता था। उसे ज्यादा जटिल या मिश्रित भावनाएं महसूस नहीं हुई, बस उसे अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। फुफ, निंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ, फिर मुड़कर दूर उस विशाल जलते हुए गोले को देखने लगा। ये सौर तारा था और उसकी रोशनी निंग के चेहरे पर चमक रही थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मैं अपनी साधना पथ पर इतनी दूर आ चुकी हूँ। आज मैं अपना दांवमज शुरू करूंगी। यह मेरा आखिरी दांव होगा। मेरा इंतजार करो, किसी न किसी तरह हम फिर से साथ होंगे, निंग ने धीरे से कहा। उसका दाव हृदय, उसकी संपूर्ण आत्मा और सच्ची आत्मा, सब कुछ चरम अवस्था में प्रतीक्षा कर रहा था। एकांत मौन चिंतन में बिताई गई उसकी रात ने उन सभी को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया था। निंग ने स्पेसटाइम को चीर दिया और एक कदम आगे बढ़ाया और तीनों लोगों से गायब हो गया। भोर, वास्ट हेवन पैलेस, डार्कनॉर्थ एस्टेट, सम्राट सोलिस्की, हेगेमोन अजूरफाइंड, फ्लेमविंग गॉड, सुयूजी, पिल्सेंट और व्हाइट थॉ सभी जाग चुके थे। उनमें से किसी ने भी पिछली रात आराम नहीं किया था। वे सभी इंतजार कर रहे थे और जितना ज्यादा वे इंतजार करते उतना ही ज्यादा घबराए और अधीर होते जाते। उनके दिलों में तरह तरह की मिली जुली भावनाएं उमड़ रही थीं, क्योंकि वे सभी जानते थे कि किसी भी डाउलॉर्ड के लिए डाउमज क्या दर्शाता है। फुफकार, निंग अचानक से डार्कनॉर्थ एस्टेट में प्रकट हो गया। जी निंग, मालिक, डार्कनॉर्थ। सभी लोग उसका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। निंग ने उन पर नजर डाली, फिर मुस्कुराया। तुम सब आए? इतने उदास चेहरे क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले ही दांवमज में फेल हो गया हूँ। गुरुजी, आप दांवमज में जरूर सफल होंगे। फ्लेमविंग की आंखें नम थीं। वहां मौजूद लोगों में से अपनी भावनाओं पर उसका नियंत्रण सबसे कम था। वह भावनात्मक रूप से निंग पर उसी तरह निर्भर था जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर करता है। उसने जल्दी से कहा, गुरुजी, आप मेरे द्वारा अब तक देखे गए सभी दाउलॉर्ड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और उन सभी हेगेमॉन्स से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। ओमेगा स्वॉर्ड दाव आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप जरूर सफल होंगे। फ्लेमविंग, निंग उसके पास गया और उसके सिर पर थपथपाया। जब उसने पहली बार फ्लेमविंग को वश में किया था तो उसका एकमात्र विचार एक शक्तिशाली सेवक प्राप्त करना था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और दोनों कई अराजकता चक्रों के दौरान एक दूसरे को जानने लगे, निंग को एहसास हुआ कि वह राक्षस उस पर कितना भरोसा करता था। फ्लेमविंग सचमुच एक बच्चे जैसा था और जटिल योजनाएं बनाने में असमर्थ था। इतने समय के बाद निंग को फ्लेमविंग के प्रति गहरा स्नेह महसूस हुआ और परिणामस्वरूप उसे फ्लेमविंग पर षड्यंत्र रचने के लिए रिंसेलॉर्ड विंडग्रेस और लोनली किंग के प्रति एक हद तक घृणा महसूस हुई। डार्कनॉर्थ, तुम्हें दाउमज में जरूर सफलता मिलेगी। मैंने 1000 अराजकता चक्रों तक तुम्हारा पीछा करने की कसम खाई थी। अभी तो सिर्फ 100 ही हुए हैं। हम एक दूसरे से निपटने के करीब भी नहीं हैं। हेगेमोन अजूरफाइंड का मुरझाया हुआ बूढ़ा चेहरा मुस्कुराया, जिससे उसकी झुर्रियां और भी बढ़ गईं। चिंता मत करो, एक बार 1000 अराजकता के चक्र पूरे हो जाएंगे तो तुम शायद मेरे पीछे आने का मौका मांगने और रोने लगोगी, निंग ने हंसते हुए कहा। जब समय आएगा तो मुझे बहुत देर तक सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ या नहीं। निंग ने सम्राट सोलिस्की, सुयूजी, पिल्सेंट और व्हाइट थॉ की ओर देखा।
वह एक बार फिर मुस्कुराया। ठीक है, बातों में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मैं एकांत में जाकर दावमच की शुरुआत करने जा रहा हूँ, निंग ने कहा। तुम मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम जरूर सफल होगे, सम्राट सोलिस्की ने तुरंत कहा। मास्टर, सू यूजी ने जल्दी से कहा, मैं चाहता हूँ कि जब मैं भविष्य में अपना खुद का दावमच बनाने का प्रयास करूँ तो आप मेरे साथ रहें। निंग ने सिर हिलाया। फिर उसने पिलसेंट और रक्षक व्हाइट थॉ के कंधे थपथपाए, फिर मुड़कर अपनी जागीर में दाखिल हो गया। पिलसेंट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, जबकि व्हाइट थॉ बस चुपचाप देख रहा था। हालांकि वह एक साधारण गोलेम था, लेकिन वह संवेदनशील और बेहद बुद्धिमान था। सब देखते रहे कि निंग की आकृति एस्टेट के बड़े दरवाजों से गायब हो गई। गड़गड़ाहट, एस्टेट के दरवाजे बंद हो गए, उसे पूरी तरह से सील कर दिया। फ्लेमविंग अपने असली रूप में वापस आ गया, एक विशाल, ज्वलंत, पंखों वाले हिरन का रूप। फ्लेमविंग गॉड, वह एस्टेट के सामने लेट गया, अपनी आंखों में बर्फीली ठंडी नजर लिए लगातार उस जगह को साफ करता रहा। जाहिर है, उसने एस्टेट की रक्षा के लिए निंग के आदेश का तुरंत पालन करने का फैसला किया था। इस पल से वह किसी को भी निंग के दावमच को परेशान करने की इजाजत नहीं देगा। यूजी, थोड़ा शांत हो जाओ, घबराने से मास्टर को कोई फायदा नहीं होगा, पिलसेंट ने दिलासा देते हुए कहा। अब सब उन पर निर्भर करेगा, माना जाता है कि एक दावमच कुल 9 साल तक चल सकता है। हाँ, अब सब कुछ गुरु पर निर्भर करेगा। सू यूजी कमल मुद्रा में बैठ गईं, आंखें बंद कर लीं और मौन व्रत धारण कर लिया। सोलिस्की, व्हाइट थॉ और अजूर फाइंड, सभी ने भी इंतजार करना शुरू कर दिया। उनके लिए 9 साल का इंतजार बहुत कम समय था। संपत्ति के भीतर श्वेत वस्त्रधारी निंग एक स्वर्ण वेदी के ऊपर कमल मुद्रा में विराजमान थे। ये जादुई वेदी ऐसी थी जिस पर निंग ने अपनी पूरी क्षमता से ऑटोप के पत्थर के मंच का शोध करने के बाद अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी। ये सब निंग की संरचनाओं के दांव में महारत का ही कमाल था कि वह पत्थर के मंच की इतनी नकल कर पाया, और उसने इसके लिए ढेर सारा खजाना भी खर्च किया था। उसके प्रयासों के बावजूद दावमच में सफलता अभी भी मुख्य रूप से उसके प्राइमल ट्विन पर निर्भर की। उसके प्राइमल ट्विन के पास असली पत्थर का मंच, स्टोन फायर पल और यहाँ तक कि दावमच फायर क्लाउड फ्लावर भी था। यह निंग के असली शरीर से कहीं बेहतर संसाधनों से युक्त था, लेकिन निंग ने अपने असली शरीर को भी सुसज्जित करने की पूरी कोशिश की। इस तरह दावमच तक पहुंचने की उसकी संभावनाएं थोड़ी बढ़ सकती थीं। उसने अपने असली शरीर को कुछ मूल्यवान स्पिरिट पिल्स और साथ ही स्टोन सेंसर ऑफ रियूनियन भी दिया था। शायद उसका असली शरीर उसके प्राइमल ट्विन के मुकाबले केवल 0.1% ही प्रभावी होता, लेकिन हर छोटी छोटी चीज काम आए। लेकिन निश्चित रूप से एक बार जब दावमच वास्तव में शुरू हो गया तो दोनों पक्षों की अंतर्दृष्टि और अनुभव एक जैसे ही होंगे। दोनों एक ही पूरे के 2 हिस्से थे, और उनकी आत्माएं, सच्ची आत्माएं और स्मृतियां सब एक ही थीं। जहां तक दावमच का सवाल है, एक सच्चे शरीर और एक प्राइमल ट्विन में कोई अंतर नहीं था। यदि वह दावमच में सफल हो जाता तो उसका असली शरीर और उसका प्राइमल ट्विन दोनों एक साथ अनंत काल प्राप्त कर लेते। यदि वह असफल हो जाता तो उसकी असली आत्मा नष्ट होने लगती। श्वेत वस्त्रधारी निंग अपनी वेदी के ऊपर विराजमान थे, जबकि काले वस्त्रधारी प्राइमल ट्विन निंग दूर एज्योर फ्लावर एस्टेट में ऑटोप के पत्थर के मंच पर विराजमान थे। निंग के दोनों अवतार भी मौन एकांत में चले गए। एक अवतार में सच्ची आत्मा और ईश्वर बोध का अंश भी होता है। यदि दावमच विफल हो जाता तो अवतारों के भीतर की ईश्वर बोध शीघ्र ही नष्ट होने लगती, जिससे अवतार नष्ट हो जाते। हालांकि चूंकि सच्चे शरीर और प्राइमल ट्विन दोनों में पूर्ण आत्माएं और सच्ची आत्माएं थीं, इसलिए वे ये सुनिश्चित करने में सक्षम थे कि क्षय की प्रक्रिया नाटकीय रूप से कम हो। शुरू हो जाओ, सफेद वस्त्रधारी निंग और काले वस्त्रधारी निंग दोनों ने एक साथ कहा। पुस्तक 38, अध्याय 40, दावमच शुरू होता है। एज्योर फ्लावर एस्टेट के भीतर एस्टेट की बुजुर्ग सफेद बालों वाली आत्मा चुपचाप देख रही थी, चिंतित भी थी और आशावान भी। मुझे उम्मीद है कि यह बच्चा सफल हो। अगर वह ओमेगा स्वॉर्ड दाव के साथ दावमच में सफल हो जाता है तो उसने कुछ ऐसा कर दिखाया होगा जो पहले किसी ने नहीं किया। शायद तब मास्टर की अंतिम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऑटोप की इच्छाएं पूरी करना बेहद मुश्किल था। ऑटोप बनने के बाद अवेकनर अद्भुत अंतर्दृष्टि और समझ के स्तर पर पहुंच गया था, और उसके पास कई खजाने थे जो उसकी मदद कर रहे थे। वह जी निंग से कहीं ज्यादा समय तक जीवित रहा था, और उसने 9 कैओस सील्स पर अपनी महारत में अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छुआ था। अनंत काल के हृदय में कुल 99 परतें थीं। बर्फीले समुद्र से लौटने के बाद भी निंग हृदय की केवल पहली 22 परतों को ही सुलझा पाया था। वह इसे पूरी तरह से सुझाने से कोसों दूर था। सच तो ये है कि उस संपत्ति की आत्मा भी जानती थी कि निंग का सफल होना कितना असंभव है, क्योंकि निंग से पहले आए अन्य तेजस्वी प्रतिभाशाली लोग भी ऑटोप अवेकनर की इच्छाओं को पूरा करने में बहुत पीछे रह गए थे। दावमच अग्नि बादल पुष्प। काले वस्त्रधारी निंग ने हाथ हिलाया, जिससे पत्थर के मंच के सामने एक जैड डिब्बा प्रकट हुआ। जैड डिब्बा अपने आप खुल गया और उसके पीछे एक सुंदर दावमच अग्नि बादल पुष्प निकला, जो अभी भी अपनी जड़ों और पत्तियों से चिपका हुआ था। दावमच शुरू हो। काले वस्त्रधारी निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वास्तवेन महल में सफेद वस्त्रधारी निंग ने अपनी आत्मा गोलियां निगल लीं। पुनर्मिलन के पत्थर के धूपदान से धूप जलाई और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने दिव्य शरीर के भीतर की कल्पना करने लगा, जो कुल 108,000 देवरत्नों से बना था। प्रत्येक देवरत्न में उसकी दिव्य शक्ति, उसकी आत्मा, उसकी सच्ची आत्मा और भी बहुत कुछ समाहित था। उनमें निंग की ओमेगा स्वॉर्ड दाव के बारे में अंतर्दृष्टि भी समाहित थी। निंग ने अपने जिंदन अराजकता क्षेत्र में दाव वृक्ष की कल्पना की।
ऊंचे दाव वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां निंग की अंतर्दृष्टियों का भौतिक प्रतिनिधित्व थीं। अनगिनत अंतर्दृष्टियां उसके मन और आत्मा में गूंजने लगीं। उसे बस इन सभी अंतर्दृष्टियों को एकत्रित करना था, फिर उन सभी को रूपांतरित करना था और अपने दाव वृक्ष से अनंत काल के एक सुंदर पुष्प को जन्म देना था। तब उसका दिव्य शरीर एक सच्चे शाश्वत शरीर में रूपांतरित हो जाता। अगर वह एक शाश्वत सम्राट बन जाता तो उसका हर एक देव रत्न एक विश्व हृदय में रूपांतरित हो जाता, भले ही उसकी सच्ची आत्मा किसी तरह बुझ गई हो। ये देव रत्न हमेशा के लिए नए अराजकता लोगों को जन्म देते। अनंत का पुष्प, एक शाश्वत शरीर। निंग ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया। धमाका, उसके शरीर का हर एक रत्न कांपने लगा। ये रत्न, जो पहले उसके चौथे चरण की डाउनलोड ऊर्जाओं के साथ सम्मिलित थे, विघटित होने लगे और फिर अस्तित्व के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गए। उसके शरीर के भीतर स्थित विशाल दाव वृक्ष भी कांप रहा था और उन शाखाओं और पत्तियों द्वारा दर्शाई गई सभी अंतर्दृष्टियां एक साथ एकत्रित होने लगीं। अगर कोई आसपास खड़ा होता तो उसे तुरंत पता चल जाता कि सफेद वस्त्रधारी निंग और काले वस्त्रधारी निंग दोनों ही धुंधली तलवार की रोशनी से चमकने लगे हैं। निंग से तलवार की रोशनी की अनगिनत धारियां निकल रही थीं, इतनी तेज कि हेगेमोन भी कांप उठे। ये दाव का प्रकाश था, या यूं कहें कि यह ओमेगा तलवार दाव का प्रकाश था और इसकी शक्ति उसे ढंक रही थी और उसकी रक्षा कर रही थी। जब वे दावमज शुरू करेंगे तो हर एक दावलॉर्ड दाव का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। यह उनके जीवन का सबसे चमकदार क्षण होगा और केवल इसी अवस्था में दावमज संभव होगा। दावमज अग्नि मेघ पुष्प की वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए भी यही अवस्था आवश्यक थी। उठो, काले वस्त्र पहने निंग ने अपनी आंखें खोली और जेड बॉक्स के भीतर दावमज फायर क्लाउड फूल को घूरने लगा। निंग के पूरे शरीर से निकलती धुंधली तलवार जैसी रोशनी ने दावमज अग्नि बादल फूल को प्रकाशित कर दिया, जिससे वह हवा में तैरने लगा। निंग की इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर फूल आग के बादलों से घिरने लगा, जो फूल के ठीक ऊपर एक अर्ध पारदर्शी मानवाकार आकृति में एकत्रित हो गए। यह आकृति निंग जैसी ही लग रही थी। मेरा अवतार, दावमज अग्नि मेघ पुष्प द्वारा निर्मित अवतार। निंग ने तुरंत समय के प्रवाह पर नियंत्रण कर लिया और अवतार को यथाशीघ्र एक नकली दावमज पूरा करने के लिए प्रेरित किया। अगर नाइनडस्ट जैसा कोई डाउनलोड दावमज फायर क्लाउड फ्लावर का इस्तेमाल करे तो कुल 9 अवतार बनेंगे। दूसरे शब्दों में, किसी के पास दावमज का अनुकरण करने के 9 मौके होंगे। अगर कोई समय के प्रवाह पर नियंत्रण कर ले और अवतारों के लिए समय को त्वरित कर दे तो इन 9 अनुकरणीय दावमज में ज्यादा से ज्यादा शायद 2 घंटे लगेंगे, जिसके बाद दावलॉर्ड असली दावमज शुरू कर सकेगा। मुझे उम्मीद है कि यह अवतार इतना लंबा चलेगा कि एक पूर्ण दावमज का प्रयास किया जा सके। निंग को उम्मीद जगी। चलो शुरू करते हैं। अवतार ने तुरंत एक नकली दावमज की शुरुआत की, जिसके शरीर के भीतर एक विशाल दाव वृक्ष प्रकट हुआ। ये पूर्ण दिव्य शरीर इसलिए नहीं बना क्योंकि निंग शक्ति का संरक्षण करना चाहता था। दावमज अग्नि मेघ पुष्प में निहित ऊर्जा की एक सीमा थी। समय बीतता गया, एक के बाद एक दिन। अवतार ने दावमज को सावधानी पूर्वक अंजाम देना जारी रखा और दाव वृक्ष में समाहित ओमेगा तलवार दाव अंतर्दृष्टियां धीरे धीरे एकत्रित होने लगीं। अंततः दाव वृक्ष के ठीक बीच से घने तनों की एक श्रृंखला उभरने लगी। इन तनों से कुल मिलाकर 2 नए पत्ते निकलने लगे। इन 2 पत्तों में से एक से अविश्वसनीय रूप से गहन और गूढ़ आभा निकल रही थी, जबकि दूसरे से अविश्वसनीय रूप से विशाल और विशाल आभा निकल रही थी। इन 2 पत्तों के बीच एक साधारण सी छोटी सी फूल की कली भी उभरने लगी। कली धीरे धीरे बड़ी और बड़ी होने लगी। अब तक तो सब ठीक है, मेरा रास्ता सही है, ऐसा ही होना चाहिए। निंग को अपने आप पर और चीजों की प्रगति पर जबरदस्त आत्मविश्वास महसूस हुआ। ऑटॉक के पत्थर के मंच और स्टोनफायर पल ने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि वह इस दावमज के लिए पूरी तरह से चरम स्थिति में था और वह प्रज्ञा जैसी आत्मज्ञान की अवस्था में था। सभी प्रकार की बिखरी हुई अंतर्दृष्टियां तेजी से एक साथ मिलकर एक संपूर्ण रूप ले रही थीं, जिसमें कोई भी दोष नजर नहीं आ रहा था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब तक फूल इतना बड़ा हो चुका था कि अब और बढ़ नहीं सकता था। ओमेगा स्वॉर्ड दाव के बारे में निंग की सारी अंतर्दृष्टि और साथ ही जो भी अन्य बिखरी हुई अंतर्दृष्टियां उसने हासिल की थीं, वे फूल की कली में समाहित हो चुकी थीं। इसे खिलने का समय आ गया है। निंग जानता था कि खिलने की प्रक्रिया दावमज का सबसे खतरनाक हिस्सा है। कई दावलॉर्ड्स ने अनंत काल के फूल को खिलने की कोशिश की थी, लेकिन उसे आधे रास्ते में ही मुरझाते हुए देखा था। अचानक उसका अवतार कांपने लगा। अरे! निंग का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। तभी उसने अपना ध्यान दावमज अग्नि बादल पुष्प की ओर लगाया। उसने देखा कि उसके चारों ओर के ज्वलंत बादल लगभग लुप्त हो चुके थे। जैसे ही अंतिम बादल समाप्त हुआ, भौतिक अवतार भी अचानक लुप्त हो गया। परिणामस्वरूप नकली दावमज का भी अंत हो गया। क्या सब खत्म हो गया? सारी ऊर्जाएं खत्म हो गईं। हालांकि निंग कुछ देर के लिए चौंका, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संतुलन वापस पा लिया। ओमेगा दास वाकई सबसे कठिन दास हैं। मुझे एक नकली दावमज के जरिए अनंत काल के फूल को खिलने का मौका भी नहीं दिया गया, निंग ने सोचा। दावमज अग्नि बादल पुष्प में इतनी शक्ति थी कि एक दावलॉर्ड जिसने कई सर्वोच्च दास का सम्मेलन किया था 9 बार दावमज का अनुकरण कर सकता था, लेकिन वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया था। यह ज्यादा से ज्यादा एक नकली दावमज का आधा हिस्सा था, और सच कहूं तो ये पहला भाग ज्यादा सरल था। अगर निंग के पास दावमज अग्नि बादल पुष्प न भी होता तो भी निंग पहले भाग में कोई गलती नहीं करता। हालांकि इससे मुझे 3 साल का समय बचाने में मदद मिली। निंग ने खुद को निराश नहीं होने दिया। 3 साल का समय बचाने का मतलब था कि दावमज में सफल होने की उसकी संभावनाएं काफी बढ़ गई थीं।
और इसलिए असली दाऊमज शुरू हो गया। लौकिक त्वरण के चमत्कार के कारण नकली दाऊमज ने जो 3 साल का समय लिया था वह वास्तव में निंग के असली शरीर और प्राइमल ट्विन के लिए कुछ मिनटों से अधिक कुछ नहीं था। सफेद वस्त्रधारी निंग और काले वस्त्रधारी निंग ने एक साथ दाऊमज प्रक्रिया को गति देना शुरू कर दिया। वाह! देवरत्नों की परिवर्तन प्रक्रिया तेजी से बढ़ने लगी, पलक झपकते ही आगे बढ़ने लगी। उसके शरीर में स्थित दाव वृक्ष ने एक नए तने को जन्म देना शुरू कर दिया जिस पर 2 पत्तियां उगाईं। एक फूल की कली जल्दी ही प्रकट हुई और बड़ी होने लगी और कुछ ही सेकंड में वह अपने अधिकतम आकार तक पहुंच गई। अब वह निंग की इच्छानुसार कभी भी खिलने के लिए तैयार थी। इसे खिलने दो। निंग को पता था कि दाऊमज कैसे काम करता है। अनंत काल का फूल जब सिर्फ एक कली था तब सुरक्षित था। एक बार खिलने की शुरुआती प्रक्रिया शुरू हो जाने पर साधकों के लिए गलतियां करना बेहद आसान था और एक भी गलती खिलने की प्रक्रिया में विफलता का कारण बनती जिससे फूल मुरझा जाता। ये दाऊमज की विफलता का संकेत होता। सच्ची आत्मा तुरंत ही टूटने लगती। अगर शुरुआती खिलने की प्रक्रिया सफल रही तो फूल धीरे धीरे और भी खिलेगा। यह मध्य भाग अपेक्षाकृत सुरक्षित होगा और अनंत काल का फूल और भी सुंदर होता जाएगा। जब यह अपने सबसे चमकदार और सुंदर रूप में पहुंचेगा तो इसे अपने लिए सच्चा अनंत काल प्राप्त होगा। खिलने की प्रक्रिया का यह अंतिम भाग दाऊमज का सबसे कठिन हिस्सा था। निंग की मुलाकात स्टारफ्लो नदी में डाउलॉर्ड लाया से हुई थी। जब डाउलॉर्ड लाया ने दाऊमज को विफल किया था तो वह शुरुआती खिलने की प्रक्रिया में ही विफल हो गया था। दूसरे शब्दों में अनंत काल का फूल बिल्कुल भी नहीं खिल पाया था। सच तो ये है कि यह खिलना उस प्रक्रिया का प्रतीक था जिसके द्वारा डाउलॉर्ड्स उस अंतिम दहलीज को पार करके शाश्वत सम्राट बन गए। वह क्षण जब अनंत काल का फूल अपनी चरम सुंदरता पर पहुंच गया, वह क्षण था जब वह और दाऊ दोनों स्थिर हो गए। ये सफलता का प्रतीक था और डाउलॉर्ड शाश्वत सम्राट बन गए। फू धमाका। वास्तेवन पैलेस में सफेद वस्त्रधारी निंग और काले वस्त्रधारी एजोर फ्लावर एस्टेट दोनों के चारों ओर फैली दाव प्रकाश की तीव्रता नाटकीय रूप से बढ़ने लगी। तलवार की रोशनी की अनगिनत धारियां शक्ति में आसमान छूने लगीं और तुरंत हेजेमनी से भी आगे निकल गईं। पलक झपकते ही इसने अदरवाइज लॉर्ड के स्तर की शक्ति को भी पार कर लिया। गड़गड़ाहट। शक्ति का ये भयानक प्रभामंडल तुरंत ही उन सभी पर छा गया जो इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। वास्तेवेन महल के आसपास की संरचनाएं इस भयानक प्रभामंडल को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ थीं। शक्ति का ये सर्वोच्च प्रभामंडल जो हेगेमन्स और यहाँ तक कि अन्यवर्स लॉर्ड से भी कहीं अधिक था। ये तलवार के दाव द्वारा उत्पन्न सबसे भयानक प्रभामंडल था जो कैओसवज में कभी प्रकट हुआ था। एक शाश्वत ओमेगा तलवार दाव का प्रभामंडल। सम्राट सोलिस्की, सु यूजी, पिल्सेंट, अजूर फाइंड, व्हाइट थॉर और बाकी सभी लोग इस आभा से इतने भयभीत हो गए कि उनके दिल कांप उठे, मानो उनके शरीर की हर कोशिका डर से चीख रही हो। यहाँ तक कि ज्वाला पंख वाले देवता को भी भय का अनुभव हुआ जब ये शक्तिशाली आभा उनके पास से गुजरी।